सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं नमस्कार। साथियों देखिए, आज यूपी टेट को लेकर के सिर्फ एक वीडियो आप देखो, पूरा यूपी टेट कंप्लीट हो जाएगा। पूरे जो 30 नंबर के पाठ्यक्रम है इसमें देखिए प्रश्न जो बनता है वो व्याकरण से, साहित्य से और शिक्षण से बनते हैं। सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण से पूछे जाते हैं। पेपर पैटर्न पूरा मैं फटाफट से बता दे रहा हूँ आपको। व्याकरण के अंदर वर्ण व्यवस्था, शब्द विचार, शब्द प्रयोग, जिसमें संज्ञा और संज्ञा के अंदर ये पूरे टॉपिक। साहित्य आप देख रहे हैं, रस छंद अलंकार, शब्द निर्माण में संधि समास ये आप देख सकते हैं। उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तत्व, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, बहुत शार्ट में चीज़ें कराऊंगा मेरे भाई। आपको हिंदी के इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, पूरा हिंदी आपका कंप्लीट होगा। देखिए, साहित्य में आपको रचना, रचनाकार, कथन, रचनाओं से आने वाले पात्र और कथानक से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न का प्रारूप देख लीजिए एक बार फटाफट से। अत्यंत सरल प्रश्न आते हैं वो 15 होंगे। साथ ही साथ सरल प्रश्न 5 अंक के आते हैं, कठिन प्रश्न 5 रहेंगे, सबसे कठिन 5। ये आपका पैटर्न होता है साथियों। इसी पे बेस पे हम आपकी तैयारी कराएंगे। देखिए, मैं आपके लिए जो है टॉप 200 क्वेश्चंस तैयार किया था, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा आपको एक बार क्यों ना पैटर्न पूरा बता दिया जाए कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से अगर आप पूरा रिवीजन कर लोगे तो आपको और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बोलोगे तो वो टॉप 200 की क्वेश्चन की सीरीज भी अपलोड कर दूंगा। यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, व्याकरण में जो आपके प्रश्न बनते हैं यहाँ से आपके 10 नंबर बनते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और वाक्य में देखेंगे वाक्य अलंकारक, ये आपका जो है सिलेबस है। 8 नंबर में आपका तत्सम तत्व, विलोम, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक सब, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, प्रत्यय, उपसर्ग बनेंगे। साथ ही साथ 9 नंबर में आपकी रस छंद अलंकार और ये हिंदी साहित्य का पोर्शन रहेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बहुत फास्ट में चीज़ें कवर अप करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण की, जहाँ से प्रश्न बनेंगे सिर्फ वही पॉइंट हम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। देखिए, व्याकरण की परिभाषा हम वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ भी देखिए, पहले भाषा मौखिक हुआ करती थी, लेकिन उसमें देखिए अब आपके जो वर्ण है ना, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे बड़ी इकाई क्या है भाई? तो वो है भाषा। याद रखिएगा, ये पेपर में आता है इसलिए मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गया, ये ध्यान रखिएगा। वर्णमाला में देखिए समूह को व्यवस्थित, ये सब से कोई मतलब नहीं है। वर्णमाला के 2 भाग, स्वर, व्यंजन है। इसको थोड़ा सा बहुत सिंपल है, ये सब पे डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वही नोट्स डिस्कस करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, स्वर आपको पता है, जिनको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती जिनके उच्चारण में। और यहाँ पे व्यंजन देख सकते हैं, व्यंजन कहलाते हैं 1 2 3। अब देखिए, स्वरों का जो विभाजन है ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पे यानी निर्माण के आधार पे, मात्रा की दृष्टि के आधार पे, जीवा की उच्चारण स्थिति के आधार पे जो है ये 3 प्रकार से जो है स्वरों का विभाजन है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स हैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो लास्ट मोमेंट पे जहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से होते हैं। चूंकि स्वर में 3 अक्षर होते हैं तो ये ट्रिक है, याद कर लेना कि स्वरों का विभाजन भी 3 आधार पे होता है। ठीक है, चलिए, अगर आप चाहते हो तो टॉप 200 क्वेश्चंस वो भी मैंने रेडी किए हैं, तो मैं हिंदी के वो भी अपलोड कर दूंगा। पहले ये थ्योरी फटाफट से देख लो, जिससे आपकी तैयारी जो है अंतिम रूप हो सके। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से आप देख लीजिए, स्वर बनते हैं तो मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, 3 प्रकार ध्यान रखिएगा जो बताया गया। तो उसमें भी मूल स्वर, दीर्घ स्वर और मूल स्वर जो होते हैं वे स्वर जो सबसे पहले बने थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, दे करके वर्ण पूछ लेता है कि मूल स्वर इनमें से कौन से हैं या कितने हैं। तो 4 मूल स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री। जो छोटे लघु होते हैं वो सब मूल स्वर में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर में क्या होता है? जो मूल स्वर के एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पे बनते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा ये आ था, उसमें फिर आ जोड़ दो, बड़ा बन गया। यानी ये जो अ, ई, उ है इसी का दीर्घ रूप कर दो आप, तो 4 ये भी दीर्घ रूप हो गए। ये छोटा जो है लघु में था, यहाँ दीर्घ में आ जाएगा मूल स्वर में। ये बड़ी छोटी था मूल में, यहाँ बड़ी हो जाएगा दीर्घ में। ये छोटा ऊ था तो यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाएगा, और ये री था तो यहाँ पे बड़ी री हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा। एक बार अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो ये मूल रूप होते हैं। ठीक है, और अगर मान लो ऐसे 2 बार टर्न कर दे तो ये आपका दीर्घ स्वर हो जाता है। एक बार घुमाना छोटी है, 2 बार घुमाना, ये आपको बहुत बेहतरीन लग रहा होगा। री 2 है, हर्ष होता है, दीर्घ नहीं होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त स्वर। 2 अलग स्वरों को मिलकर जब एक नया स्वर बनता है तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, ए ऐ ये आ धन ई से मिलकर बना हुआ है। ओ औ ये आ धन ऊ से मिलकर है, तो संयुक्त स्वर याद रख लीजिएगा, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा। मात्रा के दृष्टि से स्वर के भेद देखिए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आ ई उ री ये हर्ष स्वर है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। बड़ा, बड़ी, बड़ो, बड़ा ऊ, री, ए ऐ ओ औ ये सब दीर्घ में जाते हैं। ये 4 याद करिएगा, हर्ष, और बाकी सब दीर्घ में डालिएगा। जैसे ओम हो गया, प्लुत स्वर हो गया। ठीक है, 3 मात्रा का जहाँ समय लगता है, जहाँ पे बीच में लिखा रहेगा वो सब जो है आपका किस में जाएगा? प्लस स्वर में आएगा। फटाफट से मैं वही चीज़ नोट्स में अपने बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक बार ये पूरी वीडियो देख लेना, पूरी हिंदी का आपका डर खत्म हो जाएगा। जीवा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों को बांटा गया है 3 प्रकार। देखिएगा कैसे, पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर। डायरेक्ट प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पश्च स्वर कौन से होते हैं? याद रखिएगा, आ,
उ, ऊ, ओ, औ, ये पश्च स्वर में आते हैं। मध्य भाग में सिर्फ और सिर्फ अ आता है। अग्र भाग में छोटी बड़ी ए आते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समय थोड़ा सा ले रहा हूँ। इसका ट्रिक याद कर लो। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। आ ओ देख रहे हैं आप, ऊ छोटा ऊ, ठीक है। पीछे पीछे, ये तो खाली साइलेंट है। आ आपका हो गया, इसको छोड़ो। देखो आ ओ ऊ, ठीक है। ये सब आपके पीछे यानी कि पश्च स्वर में चले गए। आ को छोड़ो बीचे बीचे, बीचे माने बीच में, तो सिर्फ आ अकेला मध्य में आ गया, मध्य भाग, ठीक। उसके बाद बीचे बीचे, बाकी छोटा ऊ बड़ा ऊ बचा वो क्या हो गया, पश्चिम में। तो मतलब ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनेंगे। फटाफट से देखो व्यंजन को, देखो आप व्यंजन आपको मैं इसका जो परिभाषा वो नहीं बताऊंगा, खाली आप इतना जान लेना क ख ग ये सब जो व्यंजन में आते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, याद रखिएगा। 33 व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ थोड़ा सा। स्पर्श व्यंजन में आप देखेंगे तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जो उच्चारण में मुख के विभिन्न उच्चारण दंत, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छू के जाता है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन करते हैं, ठीक है। फटाफट से देखते जाइए आप लोग। हाँ, क्या हो रहा है तो देखिए, क से लेके माँ तक में 25 व्यंजन होते हैं। तक इसमें सबका पहला अक्षर वर्ग होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प। इसके अंतर्गत देखिए 5-5 वर्ण आते हैं। तो ये जो पूरे होते हैं ना 25, ये स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका एक पूरा वर्ग बना होता है, ठीक है। अब देखिए क से लेके पा तक, ये जो क, च, ट, त, प 5 वर्ग देख रहे हैं ना, व्यंजन मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं और इसे ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क से माँ तक के वर्णों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे 5 व्यंजन भी, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन याद करो, डायरेक्ट प्रश्न में आता है भाई, आंशिक रूप से स्पर्श करे, तो ये सब मत पढ़ो, सीधे जानो यार अलावा कैसा होता है अंतस्थ व्यंजन। वर्गीय व्यंजन पूछता है तो याद रखना, क, च, ट, त, प वर्ग ये आपका वर्गीय व्यंजन में जाता है। अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं, यार अलावा याद कर लेना। और पेपर जिन्होंने भी सॉल्व किया वो देखो, हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसमें व्यंजन ध्यान रखिए, अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं, ये भी याद रखना। और विशेष रूप से यह वर्ग को अर्धस्वर कहा जाता है, कई बार पेपर में आया हुआ है। उसमें व्यंजन याद कर लो भाई, कुछ भी करो या मत करो, सिर्फ ये ध्यान रखना कि उसमें व्यंजन जो होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो उस व्यंजन याद कर लो, बड़ा सा, षटकोण सा, छोटा सा और ह, ये कैसे होते हैं आपके, उस व्यंजन होते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। जब एक व्यंजन आधा होता है उसके बाद वाला व्यंजन पूरा होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो इसमें जो पेपर में आएगा वो इसे डायरेक्ट आएगा, छ, और बहुत बार आया है। ध्यान रखिएगा, छ किससे मिलकर बना, आधा क और स से, षटकोण वाले। त्र किससे बना, आधा त धन र से। ज्ञ किससे बना, आधा ज धन इया से। स किससे बना है, आधा स बड़ा वाला प्लस र से बना है, ठीक है। उच्छिप्त या उत्तरीप व्यंजन किसे कहते हैं, जिनको झटके से ऊपर जीवा उठा, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये याद रखना। उच्छिप्त व्यंजन ये ड ढ जो होते हैं वो उच्छिप्त व्यंजन में जाते हैं, इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, कई बार पेपर में आया है। वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ से दबा के क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, तो इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। अकु विसर्जनम कंठ है, ये सब हम लोगों ने याद किया था, आपको बता दे रहा हूँ, ये ट्रिक याद रखना। अकु विसर्जनम कंठ है, इसका जो क्रम है याद करो, कंठ तालु दंत मूर्धा ओष्ठ, है ना, कंठ तालु दंत मूर्धा ओष्ठ। तो अ कु, अ हो गया, बड़ा हो गया, क में क वर्ग पूरा हो गया, ह हो गया, ये सब क्या होते हैं, विसर्ग, अकु विसर्जनीय नाम, तो ये विसर्ग में जाते हैं, कंठ है। ऐसे ही जो सबसे शुद्ध काकल्य ध्वनि होती है वो किसको माना जाता है, को। ईचू यसा नाम तालु, यानी कि ई माने बड़ी छोटी, च से च वर्ग पूरा, और ये बड़ा वाला स ये तालु में आते हैं। याद रखो भाई, इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये बड़ा वाला स याद रख लो कि ये बड़ा वाला स क्या है, तालु है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फटाफट से, रीटू रसाना मूर्धा, इसमें देखो सबसे री हो गया, ट वर्ग पूरा हो गया, ठीक। रीटू रसाना मूर्धा, री हो गया, ट वर्ग पूरा हो गया, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये षटकोण वाला स, जो स होता है वहीं से प्रश्न बनता है, तो ये मूर्धा में जाता है। बड़ा सा आपने देखा तालु में गया, अभी ये मूर्धा में गया। ऐसे ही इसमें लीतु लसानाम दंत है, तो इसमें ल और त वर्ग पूरा आता है, जो छोटा स है वो दंत होता है भाई, ये याद रखना, छोटा दंत होता है, और मझला मूर्धा होता है षटकोण वाला, और वो उधर आप जाओगे तो तालु में था जो है बड़ा सा, ये तीनों में पूछा जाता है। उपधमानी नाम ओष्ठ है, इसमें जो है आप देख सकते हैं प वर्ग के पूरे ये ओष्ठ में आते हैं, वकारो दंतोष्ठ, वह जो है दंत और ओष्ठ दोनों में आता है। और जब हर जो पंचमाक्षर जो होते हैं, जो आपको पीछे दिखाया गया, क वर्ग च वर्ग, सभी जो क वर्ग च वर्ग जो 5 वर्ग थे पंचमाक्षर, उसका जो आखिरी वर्ण होता है वो नासिक में आता है, ठीक। आई मिलकर ए कंठ तालु में आते हैं साथियों, ये अधन उ मिलकर ओ बनाते हैं जो कंठोष्ठ में आते हैं। वहाँ प्रयत्न की दृष्टि से वर्गों के भेद जो होते हैं। अब इसमें जो प्रश्न बनेगा अघोष और सघोष से बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और फेफड़े से जो अब वायु निकलती है, अल्पप्राण महाप्राण, इससे प्रश्न बनेगा, अभी आगे डिस्कस करते हैं। पूरी हिंदी खत्म कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो टॉप 200 क्वेश्चन भी ले सकते हो, ठीक है। क्वालिटी बढ़ा के देख लेना आप लोग। अल्पप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम, ये से देखिए, ये सब परिभाषा का अब समय नहीं रह गया, आप सीधे समझो, यहाँ नीचे आते हैं, ठीक है।
अंतस्थ व्यंजन यार अलावा जो होते हैं वो सब अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर जो है होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण कैसे पहचानोगे, तो यहाँ नीचे थोड़ा सा आ जाओ। अल्प प्राण पहचानने के लिए बता दे रहा हूँ सीधे आपको, क ग घ, यानी ऐसे करो, दो लाइन खींच लो, क इधर डालो, ख इधर डालो, ग इधर, घ इधर, अंगा, यानी कि पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, है ना। यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है हर वर्ग का वो अल्प प्राण होता है, और दूसरा, चौथा वर्ण जो होता है हर वर्ग का वो क्या होता है, महाप्राण होता है। इसको पहचान ले। उसमें व्यंजन स हो गए, इतना आपको बताना था, ठीक है। चलो, पूरी हिंदी कवर करने का प्रयास है साथियों। बताना वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप थ्योरी चाहते हो तो ऐसे CDP वगैरह का भी चाहते हो तो मैं करवा दूंगा, फटाफट से एक वीडियो, मेरी लॉन्ग वीडियो आएगी। अगर आप कमेंट करना, तो मैं चाह रहा था कि एक बार अगर थ्योरी आपके पास समय है मेरी मैराथन देखने का, और टू द पॉइंट जो नोट्स है उसको आपको कवर करने का, तो ऐसे देख लो। अगर इसके बाद क्वेश्चन भी चाहिए हिंदी के तो 200 क्वेश्चन रेडी है, वो भी अपलोड कर दूंगा, कमेंट करके बताना। या फिर आप थ्योरी चाहते हो और भी सब्जेक्ट के, तो थ्योरी करवा दूंगा। स्वर तंत्रियों के ये सबसे फर्क नहीं पड़ता। अघोष सघोष देख लो। अघोष जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो पहला दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, अघोष होता है। जैसे क वर्ग में क ख ग अंगा होता है ना, तो पहला दूसरा क ख जो हो गया वो क्या हो गया, अघोष हो गया, ठीक है। दूसरे वर्ग में च छ हो गया जो है अघोष हो गया, और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा जो रहेगा वो सघोष में जाएगा। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष में। जैसे ग घ अंगा ये आपके सघोष में जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। छोटा सा, मझला सा, षटकोण वाला सा, ठीक है, और बड़ा सा, ये तीनों जो है किस में जाते हैं, ये तीनों अघोष में जाते हैं, याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा और है ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, ये देख लेना। सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। पहचान करने का तरीका, स चूँकि अघोष में देखिए स लिखा है ना, तो एक स से पहचान लीजिएगा, तीनों स इसी में है, तो तीनों स वाले जो होंगे वो अघोष में डाल देना, ठीक। बाकी तो आपको पता ही है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष में जाता ही है, ठीक। ये तो क्लियर, अघोष सघोष क्लियर हो गया, अल्पप्राण महाप्राण भी क्लियर हो गया। एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। याद कर लो भाई। अल्प प्राण में यहाँ देखो स है ना, यहाँ पे देखो स है, अल्प प्राण, आधा स यहाँ भी है, आधा यहाँ भी है, तो इससे पहचान लेना। स से स पहचान लेना। स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं, जितने भी स्वर रहेंगे सघोष और अल्प प्राण में, बाकी महाप्राण अघोष, ये इनको छोड़ करके तो ये रहेगा ही रहेगा। सभी स्वर सघोष होते हैं, सबसे सघोष जो है बड़ा होता है, अघोष छोटा होता है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। पूछता है सभी स्वर सघोष या अघोष, तो डायरेक्ट ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब हम लोग शब्द की परिभाषा वगैरह नहीं देखेंगे। वर्णों को साथ देखिए, यहाँ पे प्रश्न आते हैं डायरेक्ट व्यक्ति या बनावट के आधार पे यौगिक और योग रूढ़ पूछता है पेपर में, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप ध्यान से देख लेना। तो वर्णों के साथ है से ऋण और शब्दों से मिला करके यौगिक या रूढ़। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, फटाफट से मैं समझाता हूँ आपको। देखो वे शब्द जो वर्णों के साथ योग करके बन सकते हैं या पुनः वर्णों में टूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा आपको कि कमल, ठीक है, कमल मैंने कहा था कमल, ये 3 है। अब इनको जब तोड़ोगे तो इनका कोई अर्थ निकलेगा। कमल को जब अलग अलग तोड़ दो तो इनका कुछ अर्थ निकल रहा है क्या, क का अलग, म का अलग, ल का कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जिनका अर्थ नहीं होता है, ठीक है, जैसे शहद हो गया, इनको तोड़ देंगे जब हम, तो इसका कुछ अर्थ निकलेगा अलग अलग वर्णों को, नहीं। तो याद रखना कि जब हम लोग क्या किसी भी वर्ण का खंड कर दें और टूटने के बाद उनका कोई अर्थ ना निकले, तो वो किस में चला जाता है, ऋण शब्द में चला जाता है। क्या हो जाता है, ट्रिक कैसे पहचानोगे, वरुण, वरुण, तो व से वर्ण, र से रूढ़ और अड़ से नहीं देगा, अड़ माने कुछ नहीं ना देगा अर्थ, तो ये ध्यान रखना। तो ऋण शब्द समझ गए, जिसको तोड़ने पे उसका कोई अर्थ ना निकलता। यौगिक शब्द देख लो। यौगिक वे शब्द होते हैं जो 2 योगों से बनते हैं और तोड़ने पे उनका अर्थ बना रहता है। जैसे मान लो हमने कहा सब्जी मंडी, इसको तोड़ दिया तो सब्जी धन मंडी, तो सब्जी का अलग मंडी का अलग, समझ में आ रहा था। ये क्या बन जाएगा, ये आपका यौगिक शब्द बन जाएगा। ऋण शब्द देख लेना, यौगिक देख लेना, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। अब यौगिक रूप ये तो हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुस्तकालय अगर आ गया था, पुस्तक धन आलय, पुस्तक माने पुस्तक, घर माने ये, दोनों का अर्थ निकल रहा है ना। तोड़ने के बाद अगर उसका अर्थ निकल रहा है तो यौगिक, नहीं निकल रहा है तो ऋण, ठीक है। हाँ, यौगिक शब्दों का अर्थ एक ही अर्थ, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। योग रूढ़ आपको पता चले। देखिए अब वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं ना, उनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा जलज, ठीक है, जैसे हमने कहा जलज, तो एक जल माने पानी हो गया, ज माने जन्मा, और जलज यानी पानी में जन्मा है। जैसे कमल हो गया, कुमुदनी हो गया, शैवाल हो गया, ठीक है, मछली हो गई, काई हो गया, ये सब। तो एक से अधिक अर्थ अगर निकाले जाए तो वो किस में जाता है, योग रूढ़ में जाता है, ठीक है। देखिए वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी देखिए, वीणा है पानी में, जिसके हर व्यक्ति जिसके हाथ में वीणा होता है, वीणा पाड़ी, ये तो अर्थ है योग ऋण का। लेकिन अब देखिए पानी का पर्यायवाची किसी भी ज द धी, तो ये आपको देखा जल माने पानी, द माने देने वाला, तालाब कुआं नदी बादल, ये सब भी आपके किस में जाएंगे, योग ऋण में ही जाएंगे।
ठीक है। उपनाम और उपाधि ये कैसे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। बाबू हरिश्चंद्र ये भारतेंदु की उपाधि इनको जो मिला था, भारत धन चंद्रमा यानी भारत चंद्रमा, नाम रोशन करने वाला ना, तो योग ऋण में जाएगा। नेताजी, ग्राम प्रधान, सुभाष चंद्र बोस, प्रधानमंत्री, जो भी ये उपनाम और उपाधियाँ दी जाती हैं वो सब किस कैसे शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। कई बार पेपर में आया है, ठीक है। उपनाम आज जैसे चंद्रशेखर का नाम आजाद चंद्रशेखर। अब यहाँ देखो, बहुब्री समाज के संपूर्ण पद क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, जितने भी बहुब्री समाज के हैं। भाई संज्ञा के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है। जिसको हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उसका नाम होता है, वो सब क्या है, संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्ति, जाति, ये सब आपको पता है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ लो यार, एक विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। परिभाषा वगैरह छोड़ देते हैं, मोहन, हिंदुकुश, गंगा, रामचरितमानस, ये सब जो है हिंट समझ लो। जहाँ एक जैसे कई होते हैं, यदि हम उनमें से किसी एक ही बात करें तथा अन्य को छोड़ दें तो ऐसी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राष्ट्र की तिथियां, जैसे सोमवार, दिल्ली, वर्ष 2019, महात्मा गांधी, 1857 की क्रांति, 18 अगस्त। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे भारतीय है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, तो ये सब भी व्यक्तिवाचक में जाएगा। जातिवाचक समझ लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। संपूर्ण जाति का उत्तरायण में जातिवाचक कहलाते हैं, जैसे शहर, नदी, झील आदि, चोर, ये सब क्या है, ये आपका जातिवाचक है। नेक्स्ट देखिए, शर्मा जी, वर्मा जी, दुबे जी, पांडे, ये सब जो है कहने से जैसे मिलने हैं उनका बोध होता है, वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखो, जहाँ एक के कहने से उस जैसे जितने हैं सबका बोध, जैसे मैंने दुबे जी कहा, दुबे जैसे जितने हैं सब का बोध हो गया। जैसे आदमी, लड़का, पर्वत, बाढ़, सूखा, पशु पक्षियों के नाम, ये किस में जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। गाय, कोयल, कुत्ता आदि। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को डिफरेंस समझो थोड़ा सा। जहाँ एक के कहने से केवल एक का बोध हो वो व्यक्ति है, जहाँ के कहने से उस जैसे का बोध हो वो जाति है, ठीक है जी। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा समझो। भाववाचक संज्ञा समझो, ये आपको पता है, भाववाचक संज्ञा के अंत में हमेशा प्रत्यय लगा होता है। मैं शॉर्ट में चीज़ें समझा रहा हूँ। व्यक्तिगत भावनाएं जैसे प्रेम, त्याग, दया, क्रोध, ये सब अगर घृणा आपको कहीं देखने को मिल रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये सब कहीं देखने को मिल रहा है, तो वो किस में जाएगा, भाववाचक में जाएगा। देखिए, चोर का, चोरी, मानव का, जातिवाचक संज्ञा है ना, ये चोर, मानव, पशु, ये सब क्या है, जातिवाचक है। इसका जब भाववाचक बनाओगे, चोर का चोरी, मानवता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अपना, निज, ये सब सर्वनाम है, लेकिन फिर भी इनका भी अपना तो अपनापन, ये सब भाववाचक संज्ञा में बदल रहा है। क्रिया है, मारना, चढ़ना, इसका मार होता है, चढ़ाई होता है, ये सब भाववाचक संज्ञा में जा रहे हैं। विशेषण, गर्म, सुंदर, ये सब जो है इसका जो बनेगा, गर्मी, गर्माहट, सुंदर, सुंदरता, ये सब भाववाचक है। अव्यय का देख लो, वाह वाह, तो वाह वाही बन जाएगा। शाबाश का शाबाशी, ये भी भाववाचक में है। वे सब जो लिंग वचन बदलने पर भी परिचित नहीं होते, वो आपके अव्यय कहलाते हैं। कमेंट करना, क्या आपको वही 200 वाली क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, या ऐसे ही जो है थ्योरी क्लास और भी सब्जेक्ट का करवा दे, फटाफट से सारे को एक ही में निपटा दिया जाए। देखिए, शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़का है, जातिवाचक है, ये देखिए, लड़का जातिवाचक, राष्ट्रीय विशेषण, स्थित्व भाववाचक है, दौड़ना क्रिया है, पता ही होगा। समूहवाचक समझ लो आप, निश्चित स्थान में काफ़ी मात्रा में वस्तु या व्यक्ति एकत्र हो तो उन्हें समूह कहते हैं। जैसे मान लो, कक्षा, मेला, संसद, सभा, गिरोह, झुंड, गुच्छा, फूलों का जो अंगूर का अंदर, घौद, फलों का, लश्कर यानी राजा का, सेना, ये सब जो होते हैं वो किस में जाते हैं, समूहवाचक में जाते हैं, ठीक है। सभी समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। देखिए, अब द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नापा या तोला जा सके, ठीक है, वो वैसे द्रव्यवाचक में जैसे अनाज, दूध, कपड़ा, फल, सब्जी, स्वर्ण, सोना, ये सब सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं किस में जाती हैं, जातिवाचक में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, सर्वनाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सर्वनाम की स्थिति में देखेंगे, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो रहा है वो सर्वनाम कहला रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, उसके कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। सर्वनाम गिन लो, स, व, 2 और उस पर 3, न 4, उस पर आके बनता है 5 और म अकेला 6, यानी सर्वनाम में ही पता है कि 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको सर्वनाम पुरुषवाचक, निज, प्रश्न, अनिश्चय, संबंध, निश्चित। अब पुरुषवाचक सर्वनाम देख लो मेरे भाई क्या होता है। देखो, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जो प्रयोग होते हैं पुरुषवाचक, जैसे दिनेश बाजार गया, उसने फल खरीदा, तो दिनेश की जगह पर उसने कर दिया ना, तो यही तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तम पुरुष में मैं, हम आते हैं, तू, तुम, आप जो है मध्यम में आता है, यह हुआ जो है अर्थ। ये आप पेपर में आया हुआ है, याद रखना, पूछ लेता है तुम किस वचन में आता है, तो मध्यम पुरुष में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ये तीनों याद रखना जिसके संघर्ष की बात की जाती है। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम देखो,
स्वयं खुद बोलने वाला जो सर्वनाम वक्ता होता है, जो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आकर उसी संज्ञा का बोध कराता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मीरा आप ही चली गई, तो आप माने स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम में जाएगा। मोहन आप ही गाया और बजा लेता है, यहाँ पे गा रहेगा। मोहन आप ही गा और बजा दोनों काम लेता है, तो ये आपका निजवाचक में जाएगा। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह हुआ हो गया जो संज्ञा के साथ लगाकर उसकी स्थिति बयां करता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह गाँव है, यह वह कलम है, यह मोहन की गाय है, यह बहुवचन, यह का बहुवचन ये होगा, वह का वचन भी होगा। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जैसे कोई कुछ, याद रखना निश्चय में यह वह आ गया, अनिश्चय में कोई कुछ आ गया। डाय पेपर में आता है इसे पहचानने के लिए। ठीक है। वे सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को निश्चय, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला तो पूछ लेगा, तो ये किसी की वजह से अनिश्चय में चला गया। सामने खाने को कुछ दीजिए तो कुछ जो है आपका क्या आ जाएगा, निश्चय में। दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई जो है निश्चय में चला जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ देखते हैं वे सर्वनाम जो प्रश्न के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं प्रश्नवाचक, जैसे किसने दरवाजा खोला, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये सब आप पहचान रहे हो, प्रश्न सूचक सब है ना। जब दूसरे को बताते हैं तब निश्चय, और जब किसी से पूछते हैं तब प्रश्नवाचक। संबंध में जैसे जो और सो आ गया, जो सो, दो को आपस में जोड़ना, दो सर्वनाम, ये सब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इस सबसे पेपर में उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस ध्यान रखना। ये आपको पहचानने का तरीका बताना, जो सो जैसा वैसा, ये सब किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है, मैं तू, निज में आप, निश्चय में यह वह, अनिश्चय में कोई कुछ, प्रश्नवाचक में कौन क्या, संबंध में जो सो, ये सब कुल 11 हो गए। नेक्स्ट देखो, विशेषण की बात करते हैं। विशेषण में आपको विशेषता बताया जा रहा है। विशेषता जो है संज्ञा सर्वनाम की कर्ता और कर्म के द्वारा क्रिया कार्य करने के लिए क्रिया विशेषण हो गया। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण कहलाते हैं, जैसे मोटा लड़का विशेषण, संज्ञा आपका लड़का जो है संज्ञा जातिवाचक हो गया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी डिस्कस, विशेष। देखिए, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वही विशेष कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि मोटा लड़का, तो मोटा यहाँ विशेषण है, और लड़का, मोटा कौन है, लड़का है ना, तो ये लड़का विशेष हो गया। ठीक है। पेड़ की डाल पर 3 कबूतर बैठे हैं, तो पेड़ आपका जो है संज्ञा हो गया, डाल माने आप देखिए ना पेड़ की डाल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संज्ञा हो गया, 3 विशेषण हो गया, कबूतर ये भी संज्ञा हो गया, तो ये विशेष का काम कर रहा है। ठीक। यानी हर विशेष संज्ञा सर्वनाम होता है, परंतु हर संज्ञा सर्वनाम विशेष नहीं, जरूरी नहीं हो सकता। हर चोर इंसान होता है, लेकिन हर इंसान चोर नहीं होता। ठीक है। चलो, विशेषण के भेद देख लो। विशेषण ये शब्द जब लिखोगे 1 2 3 4, तो 4 भेद हो गए विशेषण के, सर्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और लास्ट है गुणवाचक। पूरा टारगेट है कि एक ही वीडियो में ख़त्म कर दें हिंदी। सर्वनामिक विशेषण देखो, जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। या राम की साइकिल है, इस तरीके से किसी लड़के के दरवाज़ा खोला, तो ये सब सर्वनामिक विशेषण में आता है। दरवाजे पर कोई मेहमान खड़ा है, तो ये सब भले ही अनिश्चित सर्वनाम है, लेकिन है सर्वनामिक विशेषण ही है। ठीक है। जब कोई सर्वनाम विशेषण का काम करे, याद रखना, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आता है और उसकी विशेषता बताता है तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, भी सर्वनामिक विशेषण नहीं होते। निश्चयवाचक सर्वनाम यह हुआ जो है सदैव सर्वनामिक विशेषण होते हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सत्य याद रखना, ये खाली याद रखना, यह हुआ जो निश्चयवाचक है ये सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जब कोई संख्या विशेषण का कार्य करती है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चौराहे पर 3 लड़के खड़े हैं, तो 3 उसकी विशेषता है, तो विशेषण तो है, लेकिन कैसा विशेषण है, संख्यावाचक न है। लड़के कैसे हैं, जातिवाचक संज्ञा हो गया, समझ रहे हो ना। भारत ने 10 सैनिकों को पकड़ा, तो ये 10 संख्यावाचक विशेषण है ना, और सैनिक क्या है, जातिवाचक। तो विशेषण का कार्य कर रही संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण देखो, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। ठीक है, इसको देखो ध्यान से आप। निश्चित क्या होते हैं, जैसे सड़क पर 10 गाड़ियाँ जा रही हैं, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या निश्चित हो तो वो निश्चितवाचक में जाता है। अनिश्चित में कर रही संख्या अनिश्चित हो वो निश्चित में जाएगा। जैसे कुछ आदमी टहलने निकले हैं, ठीक, कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, ये आपका निश्चित है, लेकिन कुछ हैं, ठीक है। कोई दरवाजे पे कोई आया है तो अनिश्चित ही है। परिमाण देखो, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, जब कोई नाप तोल की इकाई विशेषण का कार्य करता है तो वो परिमाणवाचक में जाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे अवधेश ने 2 किलो लड्डू खरीदे थे, यहाँ 2 किलो ये आपका क्या है, विशेषण तो है, लेकिन कैसा विशेषण, परिमाणवाचक है, और लड्डू क्या है, संज्ञा। ठीक। दुकानदार ने 2 मीटर कपड़े खरीदे, तो ये भी क्या है, परिमाण ही तो है। परिमाणवाचक 2 प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक क्या होते हैं, जैसे नाप तोल की इकाई को सुनिश्चित करने के लिए परिमाणवाचक का उपयोग करते हैं। जैसे अजय की भैंस 2 लीटर दूध देती है, ठीक। अनिश्चित में क्या होता है, मजदूरों ने कुछ फीट गड्ढा खोदा, ठीक है। नाप तोल की इकाई अनिश्चित होती है, जिससे
क्या कहा जाता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट गुणवाचक विशेषण देखते हैं। एक शब्द जो किसी संज्ञा के गुण स्वभाव को बताता है वो गुणवाचक है। जैसे मान लो आज आसमान लाल है तो ये लाल गुणवाचक है। झगड़ालू महिला दिन भर लड़ती, झगड़ालू हो गया। बीमार व्यक्ति से चला नहीं जाता, बीमार आपका गुणवाचक है। ठीक है। मोटा लड़का दौड़ता है तो मोटा यहाँ पे गुणवाचक है। लड़की हंसते हुए गई तो सुंदर जो है, सुंदर लड़की हंसती हुई गई तो ये सुंदरता उसका क्या है? वो आपका गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो देखते हैं शब्द जो प्रविशेषण से प्रश्न बनते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताए प्रविशेषण। जैसे मोना बहुत लंबी है तो मोना की विशेषता है कि लंबी, तो ये विशेषण तो है लेकिन लंबी की भी विशेषता है कि वह बहुत लंबी है। तो मोना की विशेषता हो गया विशेषण लंबी, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया। और इस विशेषण की जो विशेषता कि बहुत लंबी है, जैसे मैंने कहा कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो यहाँ पे जो सेब है उसकी विशेषता है कि वह लाल है, तो ये लाल शब्द विशेषण है। लेकिन जो लाल है वो कैसा लाल है? संदूरी। तो इस विशेषण की जो भी विशेषता बचा प्रविशेषण, ध्यान रखना पहले आने वाला प्रविशेषण होगा, ये ध्यान रखना मेरे भाई। ये पेपर में डायरेक्ट आते हैं इसलिए मैं फटाफट से इसको बताता चलता हूँ, ठीक है। और क्रिया को आपको पता है जो कार्य होने का पता चलता है, पढ़ने का कार्य, लिखने का कार्य, ये सब नहीं डिस्कस करेंगे। धातु देखो, ना जोड़ने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे मान लो उठ धनना तो ये उठना हो गया, चल धनना चलना तो ये चलना, उठना क्रिया है, चलना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, लेकिन खाली उठ चल पढ़ ये सब धातु है, ध्यान रखना। क्रिया के भेद निर्माण, रचना और वाक्य के आधार पर होता है। निर्माण की दृष्टि से दो प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, फटाफट से देखते चलो मेरे भाई। और बहुत शार्ट में करवाना है लेकिन पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में कवर करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए आप लोग। मूल धातु वाली क्रिया और यौगिक धातु, ठीक है। तो मूल धातु ध्यान रखना, जो वे क्रियाएं जो किसी शब्द में ना जोड़ने से बनती है वो मूल धातु। जैसे गिर में धीर धातु में ना जोड़े गिरना है, तो ये सब मूल धातु वाली हो गई। यौगिक वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा क्रिया से मिलकर बनती है उन्हें यौगिक धातु कहते हैं। जैसे कहा जाए हथियाना, हाथ है हथियाना, जूता है तो जुतियाना, ये सब संज्ञा से लिया गया है। अपना का अपनापन, ठीक है, सर्वनाम से लिया गया है। गर्म का गर्माना, सूखा का सुखाना, ये सब विशेषण से लिया गया है, विशेषण से क्रिया बनाई गई है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, रचना को कर्म भी कहते हैं, याद रखिएगा। रचना की दृष्टि से दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्म होता है, वह क्रिया जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वाक्य में क्रिया का फल का प्रभाव सीधे जो है पड़ता है, ये सब छोड़िए, इससे मतलब नहीं, बस इतना जानो कि अगर आपको क्रिया के साथ में कर्म दिया रहे तो सकर्मक होगा। जैसे राम विद्यालय जाता है तो जाना क्रिया है, लेकिन कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है, तो सकर्मक क्रिया है। समझ में आ रहा है ना? जैसे बालक फुटबॉल खेलता है तो क्या खेलता है? तो फुटबॉल खेलता है, तो क्रिया तो खेलना है ना, लेकिन क्या खेलता है? फुटबॉल, तो इसलिए आपका वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक, ट्रिक में क्या, कहाँ, किसको अगर प्रश्न करने पे यदि कोई क्रिया उत्तर देती है तो वो क्या होता है? कर्म होता है। जैसे राम क्या खेलता है तो यहाँ उत्तर आया ना फुटबॉल, तो यही कर्म हो गया। क्या, कहाँ, किसको लाके प्रश्न पूछो, सकर्मक क्रिया पता चल जाएगा, अगर उत्तर आ रहा है तो। जब केवल 4 क्रियाएँ देकर ही सकर्मक क्रिया पूछे तो क्रिया से क्या प्रश्न करो, यदि कोई उत्तर दे तो सकर्मक क्रिया, अर्थात नहीं दे तो वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है। स्वाभाविक क्रिया है, मछली का तैरना, पानी, पक्षी का उड़ना, ये सब क्या होती हैं? स्वाभाविक क्रिया होती हैं, जो किस में जाती हैं? अकर्मक में आती हैं। ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ता है, ये क्या है? अकर्मक है। क्यों? क्योंकि ये जो पक्षी का उड़ना है वो क्या है? स्वाभाविक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्या है? पढ़ना का, ये सब जो है डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब जो है आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ देखो अकर्मक क्रिया, यहाँ पे वह क्रिया जो बिना कर्म के होती है अकर्मक क्रिया होती है। ज़्यादा जाने जो राम जाता है लेकिन कहाँ जाता है कुछ पता नहीं, मीरा पढ़ती क्या पढ़ती कुछ पता नहीं, अकर्मक में आएगा। वे क्रियाएं जो स्वाभाविक क्रिया होती है, ऐसी क्रियाएं भी अकर्मक होती है। जैसे पक्षी आसमान में उड़ना, अभी जस्ट डिस्कस किया। मछली पानी में तैरती है, उसकी सारी क्रिया। जैसे सूरज पूर्व में निकलता है, स्वाभाविक है, इसलिए वो अकर्मक रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पेपर में डायरेक्ट आए हुए हैं क्वेश्चन। वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 5 भेद हैं। सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ आती है तथा वाक्य को पूर्ण करती है उसको सहायक क्रिया कहते हैं। राम जाता है, राम जाता है, तो वाक्य क्या है? अपूर्ण वाक्य है ना, राम जाता, पता नहीं कहा, लेकिन अगर मैं कह दूँ राम जाता है तो मुख्य क्रिया से स्पष्ट किया गया है। ठीक है। तो इससे इस पर बहुत ज़्यादा रोल इसका नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो है, था, थे, थी, गा, गेगी, ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। भाई राम जाता है जोड़ दो, मोहन दिनेश का बेटा, उसमें है जोड़ दो, तो ये सब सहायक क्रिया ही ना। मुख्य क्रिया तो ये है ना। चलो संयुक्त क्रिया के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त क्रिया, जब 2 क्रियाएं एक साथ आती हैं तो इससे जुड़ जाती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। राम घर पहुंच गया, तो एक पहुंचना और एक गया, ये सब संयुक्त क्रिया में आती है। अर्चना पुस्तक पढ़ चुकी है ना, मोर नाचने लगा, तो ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। द्विकर्मक क्रिया, 2 कर्म होते हैं द्विकर्मक में। जैसे बालक मैदान में फुटबॉल खेलता है,
तो एक तो बालक कहाँ खेलता है, मैदान में खेलता है। क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो एक साथ दो आएगा तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। मदन राम को कलम देता है, क्या देता है, कलम। किसको देता है, राम को। तो ये सब आपके द्विकर्मक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नामबोधक क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बनती है, नामबोधक, जैसे जूता का जुतियाना है ना, झूठा का झुटियाना, अपना का अपनापन, ये सब जो है ध्यान रखिएगा। मैं बहुत शार्ट में और एकदम टू द पॉइंट कराने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरा सिलेबस इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन लास्ट तक देख लेना, फिर आपके उसके बाद नहीं कुछ देखना है। पूर्णकालिक क्रिया है, पूरे यूपी टेट से एक प्रश्न बार नहीं जाएगा। जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया क्या हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे बालक खाकर सो गया, तो पहली क्रिया है बालक खाकर, पहली क्रिया खाना हो गया। दूसरी क्रिया क्या है, सोना हो गया। दूसरी क्रिया क्या है मेरे भाई, सोना हो गया। तो बालक खा के सो गया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, मदन चलकर घर पहुँचा। तो पहली क्रिया क्या है, चलकर, और सेकंड क्रिया है घर। तो ये सब आपके पूर्णकालिक क्रिया हैं। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ कर्ता किसी कार्य को खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट याद रखना कि क्रिया के अंत में वाता है ना, वाता, वाती, वाते प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं, सकर्मक क्रिया है ये, ठीक है। जैसे मान लो मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ये सब कहीं आ जाए तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं भाई। क्रिया विशेषण तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्रिया विशेषण से कैसे प्रश्न बनते हैं ये आप लोग थोड़ा सा देख लोगे, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दो मेरे भाई, बस बताता हूँ आपको। नेक्स्ट, थोड़ी वीडियो भले ही लंबी हो रही है लेकिन आप लोग पेशेंस बनाए रखना, ठीक है, और निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर करोगे। इसके अलावा फिर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। देखिए क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं फटाफट से। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण, जैसे लड़का तेज़ दौड़ता है, दौड़ना क्रिया, उसकी विशेषता तेज़ है तो क्रिया विशेषण। खाता है, वो बहुत खाता है तो खाना क्रिया है, बहुत खाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद याद रखना, 4 भेद होते हैं, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक क्रिया क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे माने बालक तुरंत चला गया, तो गया क्रिया है लेकिन कैसे गया, तुरंत गया, तो ये कालवाचक है ना। पार्वती दिल्ली परसों जाएगी, तो क्रिया है जाएगी लेकिन कैसे जाएगी, परसों जाएगी, तो ये आपका क्रियावाचक है, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखें, तत्काल, तुरंत, अभी, कल, परसों, ज्यों ही, त्यों ही आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये अव्यय हैं, इसलिए इसका प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। 2 बजे, 3 बजे, दोपहर, शाम इसमें नहीं आएंगे, ये सभी संज्ञा, इसलिए ये नहीं प्रयोग होंगे, ठीक। स्थानवाचक याद, क्रिया की विशेषता बताने वह शब्द जो स्थान का भी बोध कराते हैं उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन बाहर खड़ी थी, है ना, मोहना बाहर खड़ी थी, तो यहाँ पे खड़ी तो क्रिया है लेकिन बाहर खड़ी थी, ये स्थानवाचक हो गया, ठीक है। गाड़ी दाहिने मुड़ गई, तो मुड़ना तो क्रिया है लेकिन दाहिने मुड़ी, तो ये, ठीक है। यानी अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएँ बाएँ, आगे पीछे कहीं रहेगा तो वो सब स्थानवाचक में जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं और अव्यय कभी भी संज्ञा नहीं होती, इसलिए कोई भी संज्ञा का पद क्रिया विशेषण नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले वह शब्द जो उसकी मात्रा का भी बोध कराते हैं, परिमाणवाचक। जैसे मोहन बहुत खाता है, तो खाने तो क्रिया है लेकिन बहुत खा रहा है तो क्रिया विशेषण जो मात्रा बता रही है, ठीक है। मीना कम बोलती है, तो बोलती तो है क्रिया है लेकिन कम बोलती है, उसकी मात्रा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट फटाफट से, यानी अधिक, कम, ज़्यादा, न्यून, अल्प आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो परिमाण में जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, वह सब जो कार्य के करने के तरीके का बोध कराए। जैसे वो हवा धीरे धीरे चल रही है, गांधी जी तेज़ चलते थे, लड़की मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो ये सब जो क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। मंद, धीरे धीरे, तेज, तीव्र आदि शब्द आए तो, ठीक है। कोयल मीठा गाती है तो मीठा गुणवाचक है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कुछ विद्वान 5 भेद मानते हैं गुणवाचक क्रिया के। चलिए नेक्स्ट, काल के बारे में देखते हैं। काल आपको पता है, समय, जो आपके समय का बोध करा रहा है। बालक पूछता पढ़ता है, तो ये सब आप पढ़ने का कार्य वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान काल है। काल वैसे वर्तमान, भूत और भविष्य होता है, फटाफट से देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वर्तमान काल के 5 भेद है, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध और संभाव्य। सामान्य वर्तमान क्या होता है, जैसे मीरा पुस्तक पढ़ रही है ना, जिस रूप से पता चलता है कि कार्य हो रहा है वो आपका सामान्य है, ठीक। वाक्य में तात्कालिक क्या होता है, तात्कालिक वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कार्य तत्काल में चल रहा है। जैसे मीरा नाच रही है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तत्काल में काम हो रहा है ना, रहा है, तो ये आपका तत्कालिक वर्तमान में जाता है। नेक्स्ट, पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है भाई, वाक्य में क्रिया की जिस रूप से पता चले कि काल अभी अभी पूरा, उसे पूर्ण वर्तमान कहते हैं। बच्चा विद्यालय में लौटा है, ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटी है, जिससे अभी अभी का ज्ञात हो, ये पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक। नेक्स्ट, संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, वाक्य में जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह पाया जाता है उसे संदिग्ध। जैसे मान लो मैंने कहा माँ रोटी पकाती होगी, अभी फिक्स नहीं है ना, चिड़िया आसमान में उड़ रही होगी, फिक्स नहीं है, संदिग्ध है स्थिति, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। 50-50 रिलेशनशिप का कार्य होना न होना यहाँ दर्शाया जाता है।
जब, क्योंकि अभी फिक्स नहीं, बना रही होगी, पका रही होगी, यानी पान हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसलिए संदिग्ध है। होगा, होगी, होगी, और काल वर्तमान में संदिग्ध वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान काल देखो, वाक्य में किया कि जिस रूप से कार्य के होने की संभावना पाई जाती है वो संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे माँ रोटी पकाती है, सर पढ़ा रहे हों, बच्चे गीत गा रहे हों, संभाव्य है। देखो संदिग्ध और ये संभाव्य में दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखना, होगा, होगी, होगे रहेगा तो संदिग्ध में जाएगा, और हो रहेगा तो संभाव्य में जाएगा। भूतकाल को देख लो, वाक्य में किया कि जो उससे पता चले कि कार्य समाप्त हो चुका है, भूतकाल। जैसे मीरा ने गाना गाया, मैंने कविता लिखी, ये सब भूतकाल है। इसके 6 भेद हैं। अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतु मत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आसन्न, पूर्ण और सामान्य भूतकाल फटाफट से देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, सामान्य भूतकाल देख लो, जिस रूप से कार्य समाप्त हो चुका है पता चले, सामान्य। जैसे गलतकारी प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है, बंदर पेट से कूद चुका है, सामान्य भूतकाल हो गया, ठीक है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, जिस रूप से पता चले कि कार्य समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल हुआ है, ठीक है। जैसे वर्षा हुई थी, धारा 317 हटाई गई थी, ये सब आपका पूर्ण भूतकाल है। आसन भूतकाल देखो, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन भूतकाल। जैसे धूप निकलती है, अंगीठी जलाई गई है ना, अभी अभी समाप्त हुआ है। दाल पक चुकी है, यानी है आदि सहायक क्रिया लगेगी तो आसन भूतकाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपूर्ण भूतकाल देखो, क्रिया के जिस वजह से तो पता चले कि कार्य प्रारंभ हो चुका था पर यह ना पता चले कि कार्य समाप्त हुआ अथवा नहीं, उसे अपूर्ण। जैसे मदारी बंदर नचा रहा था, मैना तोते को प्यार कर रही थी, लेकिन फिक्स नहीं है कि समाप्त हुआ कि नहीं। भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आगे अगर ऐसे ही थ्योरी चाहते हो और भी सब्जेक्ट की तो थ्योरी करवा दूँ, अदरवाइज 2-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँ। हिंदी के भी कहोगे तो 2-2 क्वेश्चन दे देंगे, या तो अगर आपको इतना इनफ लग रहा है तो आप PY की प्रैक्टिस कर डालो। संदिग्ध भूतकाल, जिस रूप से कार्य के संदेह की स्थिति पाई जाती है, पूरे यूपी टेट का पैटर्न है भाई, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। वीडियो 1-2 बार रिवाइज करके देख लें। निश्चित होती है यदि कार्य होगा तो समाप्त हो चुका हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। जैसे माने रोटी पकाई होगी, बिजली जा चुकी होगी। और हेतु, हेतु पद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हेतु एक कारण होता है, और हेतु पद यानी दूसरे कार्य का। एक कार्य नहीं हुआ इसलिए दूसरा कार्य नहीं हुआ। जैसे मान लो मैंने कहा, यह पता चले कि एक कार्य नहीं हुआ इसलिए दूसरा कार्य नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा, यदि तुम आते तो मैं जाता, वह कमाता तो खाता, यदि परिश्रम करते तो पास होते, परिश्रम करोगे तो पास होगे, आते तो मैं जाता, कमाता तो खाता। इसने एक कार्य नहीं हुआ तो दूसरा नहीं हुआ, इसलिए हेतु हेतु मत है। भविष्य काल, देखिए कार्य अभी होने वाला है, उसे भविष्य में आएगा, ठीक है। इसके 3 भेद हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मत। सामान्य आपको पता है कि जो कार्य अभी होने वाला है उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे 3 कालों में सामान्य आएगा, उसकी वही परिभाषा होती है जो उस काल की। जैसे राजा अपराधी को दंड देंगे, आज फिर वर्षा होगी, तो ये आपका सामान्य। संभाव्य भविष्य काल क्या होता है, जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना जताई जाती है। संभाव्य, जैसे हो सकता है आज वो आएंगे, शायद वर्षा हो, संभावना है ना, ट्रेन देर में पहुँचे, तो ये सब संभाव्य भविष्य में जाएगा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करना भाई। लास्ट समय पे अगर आपके लिए इतना सब कुछ प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक ही वीडियो में सबको मर्ज करके बेहतरीन वीडियो आ रही है, और पूरा सिलेबस एक ही दिन में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। 1 घंटा देख लो, बहुत हो जाएगा। हेतु हेतु में भविष्य काल देखो, वाक्य में जिस रूप से एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर पाया जाता है, उसे हेतु हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। यदि वह कमाएगा तो खाएगा, वर्षा नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी। तो ऐसे प्रश्न काल वाले प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले वर्तमान, भूत, भविष्य का निर्धारण कर लो, बाद में उसके पार्ट को देखना कि कौन सा पार्ट है, ठीक है। वाक्य देखना तो निश्चित, ये वाक्य वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ है, नहीं बताया जाएगा। वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो पढ़ते हो इंग्लिश में, ठीक है। जो मेन हीरो होता है वो उद्देश्य होता है, और कर्ता को छोड़ के जो अन्य बातें होती है वो विधेय में जाती हैं, ठीक है। जैसे मोहन बाजा बजाता है तो कौन बाजा बजाता है, कौन लगा के प्रश्न पूछ लेना मेरे भाई, कौन, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आपका उद्देश्य हो जाएगा। और जो उद्देश्य को छोड़ के जो बजता है, क्या करता है वो, बाजा बजा के। तो क्या लगा के पूछोगे तो विधेय, और कौन लगा के पूछोगे तो उद्देश्य। समझ में आ रहा है ना। मोटा लड़का लंबी सड़क पर दौड़ता है, उद्देश्य क्या है, मोटा लड़का, बाकी सब विधेय। वाक्य के भेद आपको पता है, रचना और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से जो है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट का। सरल वाक्य देखो, सरल वाक्य क्या होता है, जिसका उद्देश्य एक विधेय होता है। जैसे मान लो 12 साइकिल चलाता है ना, एक उद्देश्य एक विधेय वाले सरल वाक्य होते हैं। मैं उनको पुरस्कार पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, साधारण सा एक अर्थ निकल रहा है, एक है ना, ये सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखो, सरल वाक्य का अकेला वाक्य होता है, उसमें 2 वाक्य जुड़े नहीं होते हैं। अब देखो मिश्र वाक्य, जब 2 वाक्य आपस में जुड़े हों, जिनमें से प्रथम वाक्य आधार वाक्य हो, अपूर्ण हो, अथवा दूसरा वाक्य उपवाक्य हो जो उसे पूरा करता है। जैसे मान लो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे प्रथम वाक्य अधूरा था, कह सकता हूँ, दूसरा पूर्ण हुआ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मिश्र वाक्य में जाएंगे, ठीक। उसके घर भेज दो ताकि झगड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे
ये आपका जो है आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है आधार वाक्य अपूर्ण है और जो उपवाक्य झगड़ा ना हो जाए ये पूर्ण कर रहा है। ठीक, मिश्र वाक्य के योजक चिन्ह अव्यव के रूप में की, ताकि, क्योंकि, जैसे कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो ही, जैसे ही, जहाँ तक, भले ही, ये सब कहीं दिख जाए तो आपका मिश्र वाक्य में जाएगा। ये बहुत बार पेपर में आता है। संयुक्त वाक्य, जब दो पूर्ण वाक्य आपस में योजक चिन्ह अवयव द्वारा जुड़े होते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राधा पढ़ती है, मोहन खेलता है, ये सब जो है आपका संयुक्त वाक्य में जाएगा। वह घर पहुंच गया था, उसने खाना खा लिया, तो ये सब आपका जाएगा। ठीक, विकल्प सूचक वाक्य सदैव कैसे होते हैं? संयुक्त वाक्य, जैसे ना तो तुम आए ना तुम्हारा भाई है, या तो आम लाना था या केला लाना था। विकल्प सूचक जो होते हैं संयुक्त वाक्य। योजक और, तथा, एवं, परंतु, इसलिए, ना, या ये सब जो आपको अथवा या का प्रयोग होता है, ये सब आपको उसमें जाएंगे। आज की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है जी, चलो लाइक कमेंट करते रहो साथियों, जिससे मनोबल बढ़े। ठीक है, बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए क्लास बनाई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। और टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज भी बन गई है, दे दूंगा, समय रहेगा। ठीक है, निश्चित रूप से आपको समय रहते मिल जाएगी। आज की दृष्टि वाक्य 8 भेद होते हैं। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट चाहते हो फटाफट से बता देना, कमेंट करो, और कौन सा क्वेश्चन अपलोड करूँ मैं। अर्थ की दृष्टि 8 भेद हो गए। वाक्य में जिसमें कार्य के होने का पता हो उसे विधिवाचक कहते हैं। ठीक है, विधिवाचक हो गया। लड़की मुस्कुराती है, चांद आसमान में निकला है। निषेधवाचक, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे इसलिए बहुत फास्ट कर रहा हूँ। निषेध, जिस वाक्य में ना होने का बोध हो, जैसे मैं घर नहीं जाऊँगा। प्रश्नवाचक, जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। आज्ञावाचक, आज्ञा आदेश अथवा उपदेश दिया जा रहा है, आप जा सकते हो, तुरंत बाहर जाओ, ये सब आज्ञा है। इच्छावाचक क्या है? इच्छा, शुभकामनाएं, श्राप देना। ठीक है, ये सब जो आएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो संदेहार्थक वाक्य देखो मेरे भाई। होगा, होगी, होगे, है ना, संदेह व्यक्त किया जा रहा है, वो संदेहार्थक में जाएगा। जैसे शायद माँ चली गई होगी, मुझे लगता है उसे चोट लगी होगी। संकेत देख लो, संकेतवाचक में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। यदि फल ना मिला तो मैं भूखा रह जाऊँगा, तुम मेहनत करोगे वरना फेल हो जाओगे, तो ये संकेत होता है। और विस्मयबोधक क्या होता है? आश्चर्य व्यक्त करना, उल्टा आई कहीं दिख जाए भाई, विस्मयादिबोधक चिन्ह संबोधन का, तो निश्चित रूप से विस्मयबोधक। वाच्य, यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है यूपी टेट में। ठीक है, जैसे हमारा परिवार है, उसमें दादाजी, पिताजी, हम, मुखिया है ना, सब लोग हैं। वाक्य में हमें कैसे पता चलेगा कि मुखिया कौन है? हमारे परिवार में तो हमको पता है ना कौन मुखिया है। इसका बोध हम वाच्य से पता करते हैं। वाच्य के 3 मुख्य रूप होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है अथवा क्रिया प्रधान है। तीनों में से किसकी प्रधानता है वो इससे पहचानेंगे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको फटाफट से देख लो। देखो, वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, जैसे देखो, वाक्य में क्रिया की जिस से पता चले कि कर्ता प्रधान है, वहाँ कृतवाच्य होता है। जब क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो कर्ता प्रधान माना। जैसे बालक चिट्ठी लिखता है, तो यहाँ मेन हीरो कौन है? बालक है। कर्म क्या है? चिट्ठी लिखना। क्रिया क्या है? लिखना। तो ये हो गया आपका। ठीक है, जब क्रिया का जो ये क्या लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है तो क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। दीपू समोसा खाता है, तो ये भी आपका कृतवाच्य हो गया। नेक्स्ट, यदि कर्ता के तुरंत बाद से या के द्वारा नहीं लगा हो तो कर्ता सदैव प्रधान होगा और हमेशा वाक्य कृतवाच्य होगा। जैसे कर्मवाच्य देखो, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कर्म प्रधान है वो क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। मोहन से साइकिल चलाई नहीं जाती, कर्मवाच्य है। दिवाकर से घर जगाया जाता है, वो कर्ता कर्म। यहाँ देखो, से दिख जा रहा है ना यहाँ पे, से। ठीक है, यानी जहाँ भी कर्ता के तुरंत बाद से या के द्वारा दिख जाए ना, वो कर्मवाच्य में जाता है। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। देखिए, यहाँ ट्रिक भी बताया जा रहा है, ध्यान से देखो, 1-2 बार वीडियो देखो। ये आपका कर्मवाच्य में। ऐसी वाक्य जिसमें कर्ता न दिया हो, केवल कर्म व क्रिया, ऐसा वाक्य कर्मवाच्य कहलाता है। गाड़ी चलाई जाती है, ठीक है, कर्म और क्रिया। कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाकर व्यक्ति, यदि कर्ता को गौण कर दिया जाए तो आप बात कर्म करने पर वो प्रधान होगा, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट, दूसरा देखो मेरे भाई, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है क्रिया प्रधान है उसे भाववाच्य कहते हैं। मीरा से उठा नहीं जाता, तो यहाँ पे कर्ता गौड़ हो गया, कर्म है ही नहीं, क्रिया प्रधान हो गया। ठीक, मुझसे टहला नहीं जाता है, तो यहाँ भी से टहला नहीं जाता, यहाँ भी क्रिया प्रधान हो गया। ठीक है, जब वाक्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो, ठीक है, तथा वाक्य में कर्म ना हो तो वहाँ भाववाचक होता है। ठीक, जब कर्ता के बाद से या, देखिए एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, इसको पहचानने का बेहतरीन। देखिए, जो लास्ट तक जुड़े होंगे उनको ये सब फ़ायदा मिल रहा है, और जो बीच में छोड़ के भाग गए होंगे उनको कुछ मिलने वाला नहीं। यहाँ से फिक्स है 100%, 1 से 2 नंबर फिक्स है। जब कर्ता के बाद से या के द्वारा ना लगा हो तो कृतवाच्य। जब कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो और वाक्य को कर्म भी हो तो वो कर्मवाच्य। जब कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो कर्म ना हो तो वो भाववाच्य। ठीक है, कारक से प्रश्न बनता है। देखिए, कारक जो होता है ना, कर्ता ने कर्म को
है ना, कर्ता ने मोहन को पुस्तक दी, राम ने, तो राम कर्ता हो गया, मोहन संप्रदान हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, दी क्रिया हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं परिभाषा, सापेक्ष बनने वाला संबंध, इससे परिभाषा नहीं मतलब है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। और संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? 6 है। संस्कृत में संबोधन संबंध नहीं माने जाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कारक में आपने देखा कि आपने बहुत पहले याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के नानी ने रेरारी अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे, ये आपको याद होगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कर्ता ने, ये प्रथम विभक्ति है, जब आपको पता होगा मोहन ने अपनी कार बेची, तो यहाँ पे जो है कर्ता ने स्वयं काम कर रहा है, मीना साइकिल चलाती है, तो ये आपका कर्ता कारक हो गया। ठीक है, ने का प्रयोग होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। कर्म कारक, ये द्वितीय विभक्ति को देखना है। ठीक है, वाक्य में क्रिया का फल अथवा प्रभाव पड़ता है, जैसे इसको साइड में ऐसे समझो, माता जी चाय बनाती हैं ना, कर्ता ने कर्म को, उनका कर्म है चाय बनाना। ठीक है ना, मीरा मोहन को पीटती है, तो क्रिया जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? मोहन पे। तो ये सारी चीज़ें आप पहचान लोगे। ठीक है, और ये क्रिया, ये कर्ता और ये कर्म कारक, ये ट्रिक मेन चीज़ ये टी वाला, कर्ता ने कर्म को करण से, आप इससे निकाल लो जाओगे। ज़्यादातर ये पूछता है। ठीक है, अपादान से अलग होने, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, याद रखिए, संबंध वाला पूछता है ना, ये संबंध कारक पूछता है ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे भाई, ये रहा आपका क्या है? करण कारक, ये तृतीय विभक्ति है, इसमें क्या करना? से या के द्वारा। देखिए वाक्य में जैसे क्रिया के होने के माध्यम का बोध हो, जैसे मोहन डंडे से सांप मारता है ना, तो उसका जो मारना है वो किससे मारा? डंडे से, कारण से, किसके द्वारा? से। ठीक है, बालक साइकिल से घर जाता है, तो इससे का अर्थ वही टेबल, मेन मैं कह रहा हूँ ना, ये जो टेबल है कर्ता ने कर्म को करण से, यहीं से क्वेश्चन आपके बनने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे संप्रदान है, तो आपको बताया था को के लिए। ठीक है, माँ बच्चे को मिठाई देती है, राजा भिखारी को वस्त्र देता है। ठीक है, ये सब देखोगे आप। ठीक, यानी कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है, वो आपका क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे आएंगे अपादान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लेना, पेपर में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, से या से अलग होने के अर्थ में, जैसे मान लो मैंने कहा पेड़ से पत्ते गिरना, ये अपादान, ये बहुत आता है। अधिकारी जो है पदच्युक्त, पद से हटाया गया। ठीक है, मोहन बलहीन व्यक्ति है, हिमालय से गंगा निकलती है, भिखारी निर्धन है, ये सब देखना, ये अपादान कारक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो संबंध कारक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। ठीक है भाई, संबंध कारक कैसे पता करेंगे? देखिए, वाक्य में जहाँ एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से होता है, वहाँ संबंध कारक। जैसे मान लो मैंने कहा मोहन दिनेश का बेटा है, मोहन महेश की कलम है, तो यानी संबंध बताता है, यानी किसी वस्तु को देकर वापस ले लिया जाए, तो ये सब ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने कहा कि रामचरितमानस तुलसीदास की पुस्तक है। ठीक है, तो ये संबंध बता रहा है। राजा धोबी को कपड़े देता है, तो ये सब संबंध कारक हो गया। अधिकरण, कुल मिला के बस यही आपको जो हिंट याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए अपादान से, संबंध का के, इसी हिंट से आप पकड़ो। अधिकरण में पेपर, तो आपको पहले से याद भी होगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, देखिए अधिकरण में पेपर होता है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो पर रखी हुई है, चीज़ पहचान लेना। टीवी कमरे पर रखी हुई है ना, कबूतर छत पर बैठा हुआ है। ठीक, यानी गुण के आधार पर तुलना करके भी इससे पता कर सकते हैं कि अधिकरण कारक है। संबोधन कारक देख लो, ये अष्टमी विभक्ति होती है, इसकी पहचान उल्टा आई, हे ओ अरे, ये रहता है ना, किसी को बुलाया जाता है, हे राम मेरे पास आओ, बुलाना, हे अरे तुम फिर आ गए, आश्चर्य प्रकट करना, ये सब उल्टा आई कहीं दिख जाएगा विस्मय बोधिचिन्ह, वो संबंध कारक हो, संबोधन कारक होता है। नेक्स्ट साथियों, समास पे आते हैं। देखिए बहुत शार्ट में और बहुत जो है चीज़ें करवा रहा हूँ तेज में। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गई तो आप पीवाईक्यू खुद से करो, अदरवाइज जो 200 क्वेश्चन अगर वो चाहते हो तो कमेंट करना, बता देंगे फटाफट से। वो 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी अपलोड कर देंगे। समास देखो भाई, देखिए किसी वाक्य या वाक्यांश को लेकर उसमें आए विभक्ति चिन्ह का लोप करना, उसमें दो पदों को में विभक्त करना, ये सब क्या है? जोड़कर समासी पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। देखो समास एक क्या है? प्रक्रिया है, प्रक्रिया समास। जैसे मान लो देखो, स्वर्ग को प्राप्त यानी स्वर्ग धन प्राप्त बराबर स्वर्ग प्राप्त हो गया ना, ये समासिक पद हो गया। ठीक है आपका। घोड़े की सवारी करने वाला है ना, यानी घुड़सवार। तो खैर अब हम लोग जो मेन हमारे पेपर में आता है समास से भेद, उस पर हम लोग बात करेंगे। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, प्रथम पद प्रधान अव्ययी होता है, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष होता है, कर्मधारय और द्विगु इसी से जनरेट हुए हैं। दोनों पद प्रधान रहेगा तो द्वंद्व हो जाएगा, जिससे माता पिता भी आगे डिस्कस करेंगे। कोई पद प्रधान ना हो और तृतीय पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अव्ययी भाव को कैसे पहचानोगे? तो जो पूर्व पद होगा ना, पहला पद, वो क्या होगा? अव्ययी भाव होगा। इसको पहचानने का तरीका देख लो।
अव्ययी भाव समास है। वे सब जो संज्ञा के लिंग वचन बदलने पर भी अपना रूप नहीं बदलते, वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे भिखारी भरपेट खाता है, लड़की भरपेट खाती है, बच्चे भरपेट खाते हैं। तो देखो यहाँ पे संज्ञा का जो आप देख रहे हो ना, भिखारी था, लड़की था, बच्चे थे, मतलब लिंग बदल गया है ना, लेकिन कोई भी इसमें प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना भाई कि ये शब्द जो है जिसका लिंग वचन बदलने पर भी उसका रूप नहीं बदलता है, तो वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। ठीक, तो प्रथम पद अव्ययी भाव रहेगा, प्रधान रहेगा तो अव्ययी भाव। जैसे कैसे समझोगे आप? देखो प्रतिदिन, तो यहाँ पे प्रति धन दिन, तो प्रति यहाँ उपसर्ग है, धन संज्ञा है, तो ये अव्ययी भाव समझ। यथाशक्ति, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ वही चीज़ बता रहा हूँ। यथाशक्ति याद कर लो मेरे भाई, यथाशक्ति ये भी आपका जो है अव्ययी भाव है। प्रतिदिन अव्ययी भाव है। ठीक है, आजन्मा है ना, आजन्म, बेरहम, ये सब जिसका प्रथम पद उपसर्ग है ना, ऐसा तो अव्यय, ये आपका अव्ययी भाव में है ना। यावत जीवन, जैसे याद रख लो, यथा, आ, यावत, प्रति, हत, भर, है ना, बद, बे, ये सब प्रारंभ में आए तो वो क्या होते हैं? ये आपके अव्ययी भाव होते हैं। ये पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ साइड में नोट कर दिया था। तत्पुरुष समास, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, द्वितीय पद, है ना। समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य कर्ता कारक को संबंध कारक को छोड़कर अन्य कारकों में व्यक्ति चिन्ह निकालकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली आप ट्रिक समझो। देखो, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, ये कर्म तत्पुरुष हुआ। आशातीत, आशा को अतीत यानी लाग कर। सराहत, सर से आहत, कारण तत्पुरुष, ये तुझसे नहीं फर्क पड़ता है। गौशाला, गौ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पदच्युत, पद से च्युत यानी हटाया गया। धनहीन, धन से हीन। दही बड़ा, दही में पड़ा बड़ा। पर्णकुटी यानी पर्ण की कुटी, ये सब आपका जाएगा। ठीक है, किसमें? तत्पुरुष समास में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो उत्तर पद होता है ना, वो प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर्मधारय समास देखना, विशेषण विशेष से की बहुलता दिखाता है कर्मधारय समास, यानी जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में विशेषण या विशेष का संबंध होता है, वो कर्मधारय होता है। जैसे कैसे पहचानोगे? महाकवि, तो महान है जो कवि। ठीक है, तो यहाँ पे कवि क्या है? संज्ञा है ना। ठीक है, विशेषण क्या है? कवि कैसा है? महान है। तो ये महान की जो विशेषता है वो क्या है? विशेष, यानी कि विशेषण और विशेष का दोनों पदों में विशेष और विशेषण का संबंध होता है, वो आपका कर्मधारय होता है। जैसे पीला है जो सागर, पीत सागर, पीला है जो सागर, तो यहाँ पे पीला विशेषण है और जो सागर है वो सागर, इसकी पीला कौन है? सागर है ना, तो ये विशेष हो गया। तो विशेषण और विशेष का संबंध वो कर्मधारय में जाएगा। ठीक है, नीलकमल, महाकवि, पीत सागर, पुरुष सिंह, ये सब जो है किस में जाते हैं? कर्मधारय में जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक, और चंद्रमुखी हो गया, मृगनयनी हो गया, लता दे हो गया। ठीक है, वायुवेग हो गया, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट कर्मधारय समास को हम लोग देखेंगे। तो कर्मधारय समास के ऐसे पद जो किसी देवी देवता अथवा अन्य के पर्यायवाची होते हैं, उन्हें बहुब्रीहि समास, उनमें बहुब्रीहि समास होता है। याद रखना, कर्मधारय समाज में ऐसे कुछ शब्द होंगे जो किसी देवी देवता अथवा अन्य के पर्यायवाची होते हैं, उन्हें बहुब्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव की बात हो रही है ना, तो ये आपका कर्मधारय होते हुए बहुब्रीहि में जाएगा। पीताम्बर, पीत है अंबर, जिसका अर्थात कृष्ण की बात हो रही है ना, कृष्ण का समानार्थी, तो ये उसका बहुब्रीहि में जाएगा। चक्रपाणी, वीणापाणी यानी शूलपाणी, चक्रपाणी विष्णु, वीणापाणी सरस्वती और शूलपाणी शिव, तो ये सब भी उसी में जाएगा, बहुब्रीहि में। इस मंदिर में सब लोग पीताम्बर धारण करते हैं, तो पीताम्बर माने पीला वस्त्र। ठीक है, तो पीला वस्त्र यानी कर्मधारय समास। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास। देखिए, संख्या पूर्व, यहाँ पे संख्या के बारे में बताया जाता है। जिस पूर्व पद संख्या को हो तथा उत्तर पद संज्ञा का हो, दोनों पद मिलकर समाहार यानी इकट्ठा होते हैं। जैसे समझो, चौराहा, 4 राहों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। दो पहरों का। पंचवटी, चतुर्दिक, एकांकी, ये सब इसका पूर्व पद जो होता है क्या होता है? संख्यावाची होता है, वो द्विगु समास है। अगर दोनों पद संख्यावाची होंगे तो द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि द्वंद्व समास होगा। जैसे एकादश, तो बहुत लोग सोचते हैं अरे सर जी एकादश, तो यहाँ पे संख्यावाचक ना है, तो ये आपका जो है द्विगु में मार के चले आते हैं। नहीं भाई, इसमें एक पद नहीं ना था। इसमें देखो, चौराहा 4 है, अठन्नी 8 है, खाली पहला पद संख्यावाचक है, तो पहला संख्यावाचक रहेगा तो द्विगु होगा, और दोनों रहेगा तो वो द्वंद्व में चला जाएगा। ठीक है, चलो, चतुरानन, षडानन, दशानन, पंचानन, ये सब याद रखना। ठीक, द्वंद्व समास देखो। ठीक है, द्वंद्व तो बहुत आसान है भाई। समास विग्रह में दोनों पक्षों को महत्व देता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, लोटा डोरी, समझ में आ रहा है ना, राधे श्याम, राधे और श्याम, सीताराम, सीता और राम। यदि दो पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, यानी ऐसे, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट द्वंद्व समास के बारे में समझो ध्यान से। और
भला बुरा, हानि लाभ, ऊंचा नीचा, दिन रात, जीवन मरण, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है। रोटी दाल, रुपया पैसा, ठीक, गाय भैंस, घर द्वार, नाक काम, ये सब उसके हैं। अलंकार में देखो, अब अलंकार माने जो आभूषण या गहना। ठीक है। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं अलंकार का। ठीक। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार देखो, जब शब्द या वर्ण के माध्यम से काव्य की सुंदरता बनाई जाती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे ये आपको यहाँ पे पोयम दिया गया है। अब प्रमुख शब्दालंकार जो पेपर में आते हैं वो हैं आपके कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है देखो, अनुप्रास अलंकार, वर्णों का बार बार आना, कहाँ पे? पीछे या बाद में। जहाँ एक या अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, शब्दों के नहीं। किसी भी शब्द के न्यूनतम 2 भाग, अधिकतम 3 भाग होते हैं। जैसे समझो यहाँ पे देखो, साकेत की पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, याद रखना। चारुचंद की चंचल किले खेल रही थी जल थल में, ये जो ये आप देख रहे हो ना, चारुचंद की चंचल की नहीं, साकेत की पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त। चारुचंद की चंचल किले खेल रही थी जल थल में, तो च च च च रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है? यानी एक, जहाँ एक या अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो यहाँ पे वर्ण जितनी बार आया है, देखिए यहाँ पे, देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो च की आवृत्ति यहाँ पे देखिए 3 - 1 2 बार। ठीक, इसमें से माइनस करके। और यहाँ पे ल की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। ठीक है। मध्य में एक बार चंचल में च आ रहा है, लेकिन और कहीं मध्य में ना होने के कारण इसे छोड़ दिया जा रहा है। ठीक, तो इससे मतलब मत रखो, सीधे ये दंडो कि हाँ वर्ण अगर रिपीट हो रहे हैं तो अनुप्रास में डाल देना। ठीक, जैसे मुदित महिपानी मंदिर आए तो म रिपीट हो रहा है, सेवक सचिव सुमंत स रिपीट हो रहा है, तो ये अनुप्रास में जाएगा। बस दैट्स इट, इतना आपको पहचानना है। यमक अलंकार, जहाँ कोई शब्द कम से कम 2 बार आए और अर्थ अलग अलग दे, यमक होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ एक सजना जो है वो श्रृंगार को दर्शा रहा है। एक सजना अपने प्रियतम यानी पति के बारे में बता रहा है ना। कोई अगर महिला स्त्री है तो अपने पति के प्रति जो है वो सजने की बात कर रही है ना। ऊधो जोग जोग हम नाही, इसमें एक जोग योग है और एक योग्य है। ठीक है, कि हम जो हैं वो यूधो के योग्य नहीं है, हम है ना। ऊधो जोग, ऊधो का जो योग है वो योग्य हम ना है, उसके योग के बराबर हम नहीं है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार है। ठीक है, ये बहुत बार आया है। तो एक कनक धतूरा है, एक कनक सोना है। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो एक घटा वादल, एक घटा कम है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, और आगे बताना कि आपको 200 वाली सीरीज चाहिए या फिर ऐसे ही CDP वगैरह की भी मैं करवा दूँ एक बार आपको। ठीक है, थ्योरी। नेक्स्ट, जहाँ वाक्य में एक ही शब्द, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए श्लेष अलंकार, एक चीज़ और देख लेना, जहाँ वाक्य में एक ही संख्या पद एक से अधिक बार आया हो, विकल्प में पुनरुक्ति अलंकार ना दिया हो, तो वहाँ यमक अलंकार। जैसे पल पल, क्षण क्षण, धीरे धीरे, ये अलंकार नहीं समास होते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। श्लेष अलंकार इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। जहाँ किसी एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हो, है ना, वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, चरण धरत चिंता करत चितवत चरी हु और सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ सुबरन है ना, सुंदर अक्षर, और न सुंदर स्त्री, और फिर एक है सोना। यहाँ पे 3 लेकर के बैठा हुआ है अर्थ। ठीक है, एक साथ कई अर्थ चिपकाया हुआ है, तो ये श्लेष अलंकार में जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नज़र बना लेना। पुनरुक्ति अलंकार देख लो भाई, जहाँ एक ही अर्थ में किसी शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, यानी पुनः माने पुनः, दोबारा, उक्ति माने कि कथन, उक्ति यानी कथन। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, हे भाई राम कहते चलो, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ हो। यहाँ समझ रहे हो? अब थोड़ा सा हिंट समझ लो मेरे भाई। यमक, यमक एक शब्द अलग अलग बार आए और अलग अलग अर्थ दे तो वहाँ यमक होता है। पुनरुक्ति एक शब्द अलग अलग बार आए और एक ही अर्थ दे तो वहाँ पुनरुक्ति होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यमक में एक ही शब्द अलग अलग बार आता है और अलग अलग अर्थ देता है, लेकिन पुनरुक्ति में एक ही शब्द अलग अलग बार तो आएगा लेकिन अर्थ एक ही देगा। ठीक है, अर्थालंकार समझ लो, अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बनाना। जैसे चंद्रमुखी, शशिमुखी, चंद्रमा के समान जो मुख वाली होती है। प्रमुख अर्थालंकार जैसे उपमा अलंकार है, तो उपमा। ठीक है, उप माने समीप, मा माने मापना या तुलना करना। तो कम से कम 2 होने चाहिए, 2 व्यक्ति 2 वस्तु, या 1 व्यक्ति या 1 वस्तु। कोई गुण समान होना चाहिए, साधारण धर्म। तुलना व्यक्त करने पे शब्द कैसा होना चाहिए? वाचक शब्द 2 होने चाहिए, एक ही तुलना होती है। उप में 1 से होगी उपमान, जिसकी तुलना होगी उप में और जिससे होगी वो उपमान। उप में कौन होता है? जिसकी तुलना होती है। उपमान जिससे तुलना होती है। साधारण धर्म जो गुण समान होता है। वाचक शब्द जो शब्द तुलना व्यक्त करने के लिए
आता है। नेक्स्ट पीपर, पीपर पात सरिस मंडोला, है ना, उपमान वाचक उपमेय और साधारण वर्ष यहाँ, यानी पीपल के पत्ते के समान मन चंचल है। तो जहाँ समान गुण के आधार पर दो के बीच की तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, गुरुपद कोमल कमल से, है ना, यानी कि गुरु के चरण कमल के समान कोमल है ना। तो जहाँ उपमा के चारों ओर, मतलब उपमा के चारों अंग हो, वहाँ पे क्या होता है, पूर्णोपम होता है। ठीक है, पूरा रूप होता है। मुख मयक सम मंजू मनोहर, यानी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और मन को हरने वाला है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको समझ जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट सासी से सम सदिश समान शब्द आए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ समझे। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहाँ रूपक अलंकार, जैसे बंदो गुरु पद पदुम परागा, गुरु के पदम के पराग रूपी चरण की वंदना करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसको देख लेना मेरे भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार मैं सब करवा दे रहा हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे, सोहा तोड़े पीत पर श्याम सरोनिकात, मनु नील में शैल पर आतु पर्यात प्रभात। अब देखिए, पीला वस्त्र पहनकर शोभायमान हो रही है श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र पहनने मानो प्रतीत हो रहा है कि जैसे नीलमणियों का जो कोई पर्वत हो उस पर सुबह की पीली धूप पड़ रही हो। तो ये आप देख लेना उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे, जहाँ किसी पद में जनु मनु जानो मानो ये आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवीकरण देखना, जहाँ पशु पक्षी पेड़ नदी झरना को मानव के क्रियाकलाप हेतु दिखाया जाता है मानवीकरण। जैसे देखो, फूल हंसे कलियाँ मुस्काएं, जगी वनस्पतियाँ हंसाए, मुँह धोती शीतल जल से। तो यहाँ पे हंसना मुस्कुराना जागना अलावा ये मानव का गुण होता है। ठीक, अब यहाँ देखो विभावना अलंकार, जहाँ बिन कारण के कार्य होता है वहाँ विभावना, जहाँ बिनु पगे चल सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदिनाना, आना और रहित सकल रसभोगी, आनत बिनु काड़ी वक्ता वर्जोगी, यानी कि बिना कारण के कार्य होता है वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। अतिशयोक्त अलंकार के बारे में देखो, बढ़ा चढ़ा कर जो कहना होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। जहाँ किसी शब्द को उसके मूल रूप से बढ़ा चढ़ा कर व्यक्त किया जाता है वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। ठीक है मेरे भाई, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं फिर क्या कह रहा है। देखिए, श्याम नारायण पांडे कवि हल्दी घाटी की रचना में, आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी मतलब चेतक की भी कितनी ज़्यादा अतिशयोक्त की गई है, असामान्य गति को दर्शाया गया है कि मतलब पलक झपकने से भी तेज घोड़े की गति थी चेतक की। ठीक है, अब देखिए संदेह अलंकार क्या होता है। संदेह अलंकार, जब कल्पना को सच मान लिया जाता है, जैसे मैंने कहा जहाँ मूल वस्तु में, जैसे यहाँ पे कोई आप देखो रस्सी यानी मूल वस्तु उपमेय है, सांप काल्पनिक उपमान है। ठीक, यहाँ पे नारी है कि सारी है, सारी की नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, यहाँ पे देखिए उपमेय और उपमान ये संदेह बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको कहने का मतलब ये है कि जब कल्पना को सच मान लिया जाए तो भ्रम अलंकार होगा, साथ ही कोई क्रिया कर दी जाए जहाँ उपमेय उपमान में है नहीं का संदेह बना रहे तो यहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन दूंगा भाई इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं बना करके आपको दूंगा। ठीक, और बहुत बेस्ट क्वेश्चंस हैं, वो सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, भ्रांतिमान क्या होता है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ मूल वस्तु में कल्पित वस्तु को सत्य मान लिया जाता है, उसके अनुरूप कोई प्रतिक्रिया कर दी जाती है तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है। संधि पे देखो, संधि देखो किसका जोड़ा, वर्णों का जोड़ा, पदों का जोड़, समास। ठीक है, वर्णों का जोड़ होता है और पदों का जोड़ कहेगा समास। ठीक, जैसे दो वर्णों के योग को संधि कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई चीज़ है, प्रथम पद द्वितीय, प्रथम पद अंतिम वर्ण, द्वितीय पद प्रथम वर्ण, है ना, इन के योग से जो नया वर्ण बनेगा वो संधि होगा। तो खैर ये सब नहीं पूछा जाएगा, संधि एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस, अब यहाँ से देखो, संधि से क्वेश्चन बनना ही बन रहा है, इसकी इमेज भी दूंगा मैं इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी। स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग, स्वर संधि से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तो इसी को पढ़ लो खाली। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो तो इस प्रकार उत्पन्न स्वर संधि को। स्वर संधि के भेद समझो, 1 2 3 स्वर, 4 5 संधि, तो 5 भेद हो गए, दीर्घ वृद्धि गुड़ यड़ और अयादि। बहुत आसान है और हर बार 2 से 3 नंबर आएगा। ठीक है,
तो सीधा समझो मेरे भाई कि जहाँ पे भी आपको क्या दिख जाए, आपको आ, बड़ाऊ, बड़ी, री, ये कहीं दिख जाए ना 4 अक्षर, कौन कौन से, आ, बड़ाऊ, ई और री, तो वहाँ पे आप चुपचाप दीर्घ संधि मार के चले आना। विंध्याचल, विंध्यधन, देखो यहाँ पे दिया हो ना, विंध्याचल, विंध्यधन अचल, विद्यालय, विद्याधन आलय, दिया है ना यहाँ पे विद्यालय। कपींद्र, कपिधन इंद्र, लघुर्म, लघुधन ऊर्मी। तो जहाँ पे भी बड़ा, बड़ाऊ, बड़ी और री दिख जाए वो आपका दीर्घ होता है, ठीक है। बड़ा आ हो, बड़ा ऊ, बड़ी ई हो, या फिर बड़ी री। देखा था ना अभी आपने लघु और दीर्घ रूप री का, एक चक्कर घुमाओ तो लघु, 2 घुमाओ तो दीर्घ में बन जाता है। तो बड़ा वाला सब किस में चला गया, इसको पूरा पढ़ना नहीं है, ट्रिक समझो ना मेरे भाई। दीर्घ का क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ाऊ, बड़ी और री, ठीक। इसको देखो कहीं और ट्रिक बनाते चले जाओ। नेक्स्ट देखो, नदी से ना बड़ी दिख रहा है ना, री दिख रहा है ना आपको, लघुत्तर बड़ाऊ दिख रहा है ना, बस देखो तुरंत दीर्घ मारो, क्या दिक्कत है। ब्रिज संधि आओ, ब्रिज संधि में पहचान लो कौन कौन से, देखो ए औ, पहचान लो कौन कौन, ए औ कहीं दिख जाए तो वृद्धि में चला जाएगा। जैसे तत्रैव, ए दिख रहा है की मात्रा, ठीक है। देखो सर्व, यहाँ पे दिख रहा है सर्वदेव, दिख रहा है आप लोगों को, वनौषधि, न पे औ की मात्रा, ठीक। परमोदार्य, ठीक है, ये सब आपको दिख रहा है। तो इस ट्रिक से पहचानना कौन कौन से, ए औ, ठीक है। गुण संधि देख लो, गुण संधि में देखो क्या होता है, गुण संधि को पहचानने का तरीका देखो। जहाँ पे भी आपको दिख जाए क्या क्या, ए की मात्रा, जैसे देवेंद्र, रमेश, है ना, ए की मात्रा दिख जाए, देवेंद्र, रमेश, ओ की मात्रा दिख जाए, ठीक है, ये वाला ओ की मात्रा, ठीक। ए सिंगल वाली मात्रा देखिए, औ दिख जाए तो इसमें जाएगा वृद्धि वाले में, और अगर खाली आपको ओ दिख जाए तो ये आएगा किस में, गुण वाले में, ठीक है। ए दिख जाए तो आपका आएगा जो है गुण में, और उसका दीर्घ रूप चला जाएगा तो वृद्धि में चला जाएगा, ए, ठीक। इसको देख लेना, देवेंद्र हो गया, रमेश हो गया, इन सब में ये संधि कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, रसेंद्रिय, सूर्योदय, जलोर्मी, राजश्री, देवर्षि, यथोचित, ये सब आपका जो है किस में जाएगा, तो ये सब आपका गुण संधि में ही जाएगा, ठीक। यण संधि देखो कैसे पहचानोगे, तो यण संधि के लिए सीधे ही जान लो, ई उ री, यानी ये समझो यह वगैरह कहीं दिख जाए ना, ई उ के बाद असमान स्वर दिख जाए तो यह हो गया, वह हो गया, र हो गया। जैसे अध्ययन, नद्यूर में, है ना, मनंतर, स्वागत, स्वागत कई इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, सुधन आगत, ये कई बार देखो यहाँ पे न, देखो मनंतर, स्वागत, है ना, ये सब आपको प्रत्यर्पण, न्यून, अध्ययन, तो ये स्वागत का जो है कई बार पूछा है तो सुधन आगत कर लेना, ठीक। यह वगैरह दिखेगा तो मार देना यण संधि। नेक्स्ट देखो, अब आपको आते हैं अयादि संधि में। अच्छा एक चीज़ और समझो, यदि किसी वर्ण में मध्य में त्र दिखे तो आधा वर्ण दिखे तो वह 90% यण संधि होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मात्रांग, जैसे ये दिख रहा है ना, मात्रांग। नेक्स्ट आयास संधि देखो, आयास संधि जैसे मान लीजिए य, तो आपको कहीं अब, आव, आय, अय, इसका जो उच्चारण आएगा। नयन, गायक, पवन, यह वह बीच में रहेगा भाई यण संधि, अयादि संधि। विसर्ग संधि में भाई इसको बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है, और उतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, स्वर संधि ही पूछा जाता है, ठीक। फिर भी ध्यान रखना, उच्चारण से पकड़ लोगे, हरिश्चंद्र, हरि धनचंद्र, निश्चल, निह धनछल। तो यहाँ पे जहाँ भी आप देखोगे इस तरीके के आपको दिख जाएंगे, ठीक है, अनुस्वार वगैरह वो समझ जाना आप, ठीक है। यहाँ देखो, दुष्ट, दुष्ट, दुदंत, इस तरीके से आप समझ जाना। दुशासन, ठीक है, निशंक, निसंदेह, चतुष्षष्टि, ये सब आपको विसर्ग संधि का, ठीक। ऐसे ही इसे विसर्ग संधि के यहाँ भी नियम दिए गए हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा वो रोल नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ये भी विसर्ग संधि के ही है। अब देखो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में 2 पॉइंट आपको दिखेंगे। अब व्यंजन संधि देखो व्यंजन संधि में भी आपको वागीश हो गया, है ना, षडानंद हो गया, वेदर्थ हो गया, अजंत हो गया, तो ये आपको याद रखना। तीसरा, चौथा, पांचवा यार अलावा हो, क्या चतय पर वर्ग के हो, तो इस तरीके से स्वरों को छोड़ करके जब आप व्यंजन में आ जाते हैं तो व्यंजन संधि होगा। इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए इसको बहुत फास्टली हम हटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए विसर्ग संधि के रूल वगैरह है, लेकिन इसमें टाइम लॉस मत करिए आप ये सब देख करके, ठीक है। यहाँ देखिए विसर्ग संधि के रूल हैं, लेकिन इन सब के चक्कर में आपको अभी बिल्कुल भी टाइम लॉस नहीं करना है। नेक्स्ट आगे आते हैं, वचन पे आते हैं सीधे, किस पे, वचन पे। देखो वचन देख लो भाई,
किसी संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चल जाए तो वचन होता है, आपको पता है, 2 वचन, 1 वचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, ठीक है। किसी संज्ञा के एक होने का ये सब बताएं जरूरत नहीं है आपको, ये सब पता है, बस ये जानो संस्कृत में 3 होते हैं। सब संबंधी महत्वपूर्ण ये पेपर में आते हैं भैया। प्राण लोग, देखो प्राण लोग, ठीक है। दर्शक, दर्शन, आंसू, ओठ, आंसू कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये बहुवचन होते हैं, ध्यान रखिएगा। दाम, अक्षत, बाल, समाचार, भाग्य, होश, ये सब क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, प्रत्येक तथा हर एक, जनता, भीड़, पुलिस, ये सब शब्द एक वचन होते हैं, याद रखना है। डायरेक्ट पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, अगर कहो तो इमेज भी दे दूंगा, ये पेपर में बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। कुछ शब्द बहुवचन होते हैं, लोग, गण, वर्ग, जाति, जन, वृंद, ये सब जो लगा के बनते हैं वो आपका बहुवचन होते हैं, ठीक है। मामा लोग बहुवचन, नाना लोग, जो लोगों को लगा के बना है ना, मानव जाति, ये सब हमेशा क्या होते हैं? लोग, गण, वर्ग, जाति, ये सब जोड़ करके बनाओगे तो वो सदैव आपके क्या हो जाएंगे? बहुवचन होंगे, ठीक। जिसे सम्मान दिया जाता है उसके लिए सदैव बहुवचन। माता जी आई हैं, पिताजी चले गए, पिताजी, ये सब जिसे सम्मान दिया जाता है सदैव बहुवचन लगाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, यदि किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई या बड़ी ई हो जाए तो उसे बहुवचन बनाते समय या जोड़ दिया जाता है, ठीक है। नारी, नारियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, इस तरीके से, ठीक। और यदि शब्द में छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो तो वचन बनाते समय अंत में ओ जोड़ दिया जाता है, तो जैसे वधु तो वधुओं, साधु तो साधुओं, ठीक। अब लिंग पे आ जाओ फटाफट से। लिंग देखो, जिसमें किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का पुल्लिंग, स्त्री जाति का स्त्रीलिंग। लिंग निर्णय कैसे करोगे? देखो संस्कृत पुल्लिंग शब्द देखो, शशि, मुनि, रवि, पति, गिरि, वारी, जलद, पहाड़ी आदि, ये सब आपको दिए गए हैं ना। तो हिंदी तद्भव स्त्रीलिंग सब उड़ान, चट्टान। हिंदी तद्भव पुल्लिंग क्या होते हैं? दही, जी, दही, घी, मोती, है ना, और खेत, सूत, ये सब जो है बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेना, हिंदी के तद्भव पुल्लिंग होते हैं सब, नाम पूछ लेता है ये सब। अप्राणीवाचक पुल्लिंग, शरीर के अवयव के नाम पे पुल्लिंग होते हैं, कान, मुंह, आँख, अंगूठा, इसका भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। रत्नों के नाम, ये सब देखो। धातुओं के नाम, बस ये ध्यान रखना कि इसमें जो शब्द बनेगा डायरेक्ट पूछ लेता है। धातु का नाम लोहा क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। सोना क्या है? पीतल क्या है? तो थोड़ा याद रखना। लेकिन चांदी याद रखना, ये भी ये धातु होने के बावजूद भी पुल्लिंग नहीं माना जाता, ठीक है। और अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, गेहूँ, चावल, ये सब पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पीने वाले। चाय, स्याही, शराब, ये सब अपवाद हैं, इनको मत लेना। अपवाद लीची, नाशपाती, नारंगी, इनको छोड़ देना, पेड़ों के नाम पुल्लिंग नहीं है। भौगोलिक, जल और स्थल आदि अंगों के नाम जो होते हैं वो भी आपके पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी, झील, घाटी को छोड़ देना। कुछ अपवाद है वही पेपर में आते हैं। प्राणीवाचक स्त्रीलिंग, तो ये सब देख लेना। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। बनिए की दुकान की चीज़ें, इलायची, लौंग, ये सब स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक। खाने पानी की चीज़, खाने पीने की चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, ठीक। उर्दू पुल्लिंग शब्द, ठीक है। अंत में आप लगा हो तो पुल्लिंग होते हैं। गुलाब, हिसाब, है ना, ये सब पुल्लिंग होते हैं। बहुत आसान ट्रिक है, बस ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ और 1-2 बार रिवाइज करो। जिनके अंत में आर तथा आन आता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। बाजार, इकरार, अपवाद है। इकार, सरकार, तकरार, ये सब अपवाद है। आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। उर्दू स्त्रीलिंग शब्द आपको यहाँ दिया गया है। उभयलिंग शब्द आप देख लीजिए, पवन ने विनय की सहायता की, ये सब उभयलिंग है। हाँ, छंद है, देखिए छंद को आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले लेना, ठीक है। इसका समय लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें पढ़ो जहाँ से आपके स्कोर हो जाए। छंद की गणना यहाँ पे आपको दी गई है ना, ह्रस्व, दीर्घ, ये सब जो है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की मात्रा, तो इससे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। छत्र, ज्ञ से, तो छ किससे बना? आधा क और षटकोण वाले स से। त्र, ज धनिया से। ज्ञ, ज धनिया से। त्र, त धन र से। स्र, स धन र से, ठीक है। आधा स है ये सब, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, पदेन रह होते हैं। ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये रेफ वाला होता है, ठीक। नेक्स्ट, आपके सामने यहाँ दिया गया है सब जो है, मात्राओं की गणना कैसे करनी है, अनुनासिक, अनुनास और अनुस्वार को कैसे गणना करना है, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। छंद के प्रकार वार्णिक और मात्रिक होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं छंद, ठीक। सममात्रिक और असममात्रिक, के मात्रिक छंद के प्रकार हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए आपको। रूला, देखो रूला, गीतिका, है ना, हरि गीतिका, दोहा, ये सब छंद के प्रकार हैं। तो ये देख लेना कितनी कितनी मात्राएं होती हैं और कितने कितने चरण होते हैं, समय रहे तो आपके पास, नहीं तो इसकी भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ से आपका स्कोर कम चीज़ें पढ़ के बिना किसी डाउट के हो जाए, उसको आप तैयारी करो, ठीक। ये देखो आपको पूरा यहाँ पे दिया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सी टॉपिक लंबी हुई, वीडियो लंबी हुई,
लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया। अगर आप चाहते हो कि हाँ सर ऐसे ही आप इसके अब टॉप 200 क्वेश्चन दे दो, आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेता है कि आदिकाल कब से कब तक है, तो 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 1900, विक्रम संवत आधुनिक काल जो है 1900 से अब तक, ठीक। तो ये तो ध्यान रखना, हिंदी साहित्य से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। यहाँ देखो मुख्य रूप से 2 भागों में, रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य। रासो साहित्य में ये सब है, पृथ्वीराज रासो हैं, कवि चंद्रवरदायी नायक पृथ्वीराज, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं और पूरा मतलब हिंदी साहित्य को भी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ से प्रश्न बनता है। सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है रचना। नाथ साहित्य में कौन कौन से हैं, कौन से जैन साहित्य में कौन कौन से अनुयायी रहे हैं और कितने तीर्थंकर रहे हैं। आदिकाल में जैन कवि स्वयंभू, ये सब आप देख सकते हैं कितने कांड थे। भक्ति काल है आपका साथियों, ठीक है। अगर आप कहोगे तो हिंदी साहित्य का एक वीडियो और अपलोड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे जिसमें हर एक मतलब जो इम्पोर्टेंट है कि निर्गुण भक्तों में सबसे प्रमुख स्थान संत कबीरदास जी का है, जिन्हें ज्ञानाश्रयी शाखा मिला। ऐसे अगर आप बोलोगे तो हिंदी साहित्य का एक बना देंगे, या तो हिंदी साहित्य से 100 क्वेश्चन बना देंगे या 50 क्वेश्चन बना देंगे जो टॉप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को क्या कहा था, वाणी का डिक्टेटर रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी को भाषा में पंचमेल खिचड़ी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। रैदास जी को मीराबाई का गुरु माना जाता है, ठीक। ये सब इंपॉर्टेंट है, जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया हूँ, ठीक है। गुरु नानक जी यहाँ पे देखो, जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये देखना प्रेमा से, ज्ञानाश्रयी के भक्तों को ही संत कहा जाता है। सूफी काव्य में प्रमुख स्थान मलिक मोहम्मद जायसी का था। ये पूरा साथियों हिंदी साहित्य है, आप देख सकते हैं। कुतुबुन, मृगावती, व्यंजन, मधुमालती है ना, मल्ला दाऊद, ये जो है चंदायन का, ईश्वरदास सत्यवती का था। ये पूरा मतलब ये पूरा हिंदी साहित्य का यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको टॉप जो PYQs है बस वही देना चाह रहा हूँ, तो इमेज के रूप में मैं दे दूँगा आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। यहाँ देखिए आपके सामने, ये देखो आप, बहुत सारे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं साथियों, ठीक है। और ये पूरा हिंदी साहित्य है, और इसके मैं आपको टॉप जो क्वेश्चन निबंध रिपीट होते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे गुनाहों का देवता, ये सब जो है साथियों देखिए आपके सामने रखा हुआ है। तो मैं टॉप सिलेक्टेड आपको हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन हैं वो दे दूंगा खुद से, ठीक। ये देखना, और ये सब आपको ये ध्यान रखना, जो चिन्ह है विराम चिन्ह ये आते हैं, इसको थोड़ा पहचान लो। अर्ध विराम है ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है, निर्देशक चिन्ह डैश, ये जो बड़ी रेखा होती है, और यहाँ देखो योजक चिन्ह जो छोटी रेखा होती है, लोप वर्जन चिन्ह डॉट 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 होता है, ऐसे करके। लागू विराम चिन्ह इस तरीके से है ना, हंसपद ये ऊपर वाला, अवतरण चिन्ह इस तरीके से इधर, और डबल वाला एकल और दोहरा भी होता है। उपसर्ग आपको पता है, ठीक है। जो क्या करता है, जो वो पहले लगता है शब्द के वो उपसर्ग होता है, जो आखिरी में लगता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है। कुछ प्रमुख उपसर्ग हैं जो पीछे दिए गए हैं। इस तरीके से आपके उपसर्गों की संख्या है। अति, आदि, अनु, अपि, ये सब कहीं दिख जाएगा शुरुआत में, तो वो सब उपसर्ग हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं प्रत्यय के प्रकार। देखो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय थे, ये सब प्रत्यय के प्रकार हैं, ठीक है। रस देख लो मेरे भाई, रस देखो, किसी काव्य को पढ़कर या नाटक को देखकर उसका हमारे मन पर जो देर तक प्रभाव पड़ता है उसे रस कहते हैं। इसमें आपको जो पेपर में आएगा वो सीधे आपको क्या करना है, इसमें आपको रस और उनका स्थायी भाव याद कर लो खाली ठीक है। जैसे देखो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रसों की संख्या 9 है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रतिया प्रेम है, ये पेपर में कई बार आया, यहाँ भी 100% फिर से आने वाला है। हास्य रस का हास्य है, करुण रस का शोक है, वीर रस का उत्साह है, रौद्र का क्रोध है, विभत्स का जुगुप्सा है, अद्भुत का जो है विस्मय है, भयानक का भय है, शांत का निर्वेद है, ठीक है। तो ये रस जरूर आएगा। भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं, शांत रस को नहीं मानते हैं। आचार्य द्रोणी ने 9 रस बताए हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना, रस कंप्लीट। सभी रसों को अलग से नहीं पढ़ना है, बस वही मेन जो रस पढ़ना है और रस के जो स्थायी भाव वो पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे आपको आ गया जो है रूप वाला, वर्तनी शुद्धि वाला, ये सब मैं आपको सोच रहा हूँ कि जो है टॉप 50-50 करके दे दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको विलोम और वो सब पढ़ाऊँ सही नहीं है, ठीक है। समानार्थी, विलोम, ये सब आप देख सकते हैं आपके सामने है। आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे साथियों, ठीक है। लिमिटेड है, और यहाँ पे देखिए वाक्यों के लिए एक शब्द, ठीक है, जिसका निवारण संभव ना हो अनिवार्य। तो ये सब चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, और इसी के साथ ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अभी आप मेरे को बताओ कि हिंदी आपको कैसा लगा, और क्या इस तरीके की और भी वीडियो थ्योरी